उसका हमारा एक ही मकसद है कि हम बीमारियों से कैसे बचें, और कोई बीमार है तो हम कैसे बीमारी को रिवर्स करें। क्योंकि अधिकतर बार कई बीमारियों के लिए हम लोग को ये धारणा होती है कि हम वो बीमारी के लिए जीवन भर दवाई खाते हैं। तो आपके पास में सबसे महंगी चीज क्या है? हेल्थ, हमारा शरीर। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अरबपति भी हो और उसको शरीर में कोई तकलीफ हो तो वो समृद्धि का आनंद नहीं ले पाता, वो पैसे का आनंद नहीं ले पाता। हम बीमार होते हैं तो हमें जो खाना पसंद होता है वो भी नहीं खा पाते, सिर्फ बुखार आ जाए। और क्या हम भविष्य में चाहते हैं कि 90% आपके डॉक्टर के विजिट और दवाइयों से आप बच पाए? तो आपकी जीवन शैली में कुछ बदलाव करने से आपको बहुत फायदा होगा। मैं एक रेटिना स्पेशलिस्ट हूँ और आई सर्जन हूँ, तो मैं मुख्यतः एक डायटिशियन नहीं हूँ। ये जो मैं आपसे भी बात करने वाला हूँ, ये मुझे नॉलेज मिला है काफ़ी रीडिंग करके, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करके। लेकिन अगर आपको कोई हृदय की बीमारी हो, किडनी की बीमारी हो, तो जो भी मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आपको अपने डॉक्टर से डिस्कस करके ही उसका पालन करना है, और दवाइयाँ इमीडिएटली बंद नहीं करनी है। हाँ, सही जीवन शैली से दवाई बंद हो सकती है, कम हो सकती है, लेकिन पहले जीवन शैली में बदलाव लाइए, फिर आपके डॉक्टर आपको बताएंगे क्या बदलाव करना है दवाइयों के अंदर आगे। दिल्ली है, उनका एक बहुत ही सुंदर उन्होंने एक चीज करी थी कि हम एक आइडियल लाइफस्टाइल कैसे कर सकते हैं और हम बीमारियों से छुटकारा कैसे पा सकते हैं। तो उसमें उन्होंने कहा था नई शुरुआत, न्यू स्टार्ट। तो उसमें न का मतलब है न्यूट्रिशन यानी पोषण, ई का मतलब है रेगुलर एक्सरसाइज, डब्ल्यू का मतलब है पानी पीना 3 लीटर कम से कम, रोज सूरज की रोशनी का हमें ग्रहण करना है, पर आँखों का एक त्राटक देख कर नहीं होता है। वैसे सुबह हम 6:30-7 बजे उठे, जब सनराइज का वक्त है तो हम उस समय वॉकिंग के लिए चले गए 20-25 मिनट। हमें सूरज की तरफ में देखना, सूरज की रोशनी हम पे पड़ती है, उतना बहुत है। टेम्परेंस यानी कि हम कोई भी व्यसन से बचें, जैसे कि धूम्रपान हो, तंबाकू का सेवन हो, या दारू पीने का सेवन हो, या नहीं तो जंक फूड का सेवन हो। फिर होती है शुद्ध हवा, फिर एक होती है रेस्ट। रेस्ट मतलब हमें रात को 7 से 8 घंटा सोना बहुत जरूरी है। और आखिरी में जिस व्यक्ति को प्रभु पे या कोई गुरु पे विश्वास हो, ये सब चीजों से आपकी हेल्थ पूरी तरह बनती है। स्वस्थ बनना है, उसके लिए हमें सबसे पहली चीज है कि हमारा क्यों, वाई, हमें फिट क्यों रहना है, ये क्लियर हो। और ये अगर आपका क्लियर होता है तो आपको आगे अपना गोल अचीव करने में बहुत आसानी होगी। हम लोग जब एंट्रेंस के लिए पढ़ाई करते थे ना, हमें जब 12वीं में पढ़ाई करनी थी कि हम लोग को MBBS की सीट मिल जाए मेरिट में, या पोस्ट ग्रेजुएशन की सीट मिल जाए, तो हम लोग हमारा गोल सामने क्लियर रखते थे कि ऑल इंडिया रैंक 1 भी 200 बच्चे पढ़ रहे, 200 को तो ऑल इंडिया रैंक 1 नहीं मिलेगा, लेकिन वो ऑल इंडिया रैंक 1 लिखने से हम लोग को इतना एनर्जी मिलती थी कि हम लोग 14 घंटा बैठ के, 16 घंटा बैठ के एक ही जगह पे पढ़ पाते थे, एक ही फोकस में, मेहनत हो, क्योंकि वो गोल सामने था। तो आपका फिटनेस मिशन स्टेटमेंट भी सामने रहना चाहिए कि मुझे फिट क्यों रहना है, और वो पॉजिटिव प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। अभी मैं समझाता हूँ पॉजिटिव प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है कि मेरा वजन 90 किलो हो गया है जून 30 तारीख
2025। तो मैंने डेट भी बता दिया, पॉजिटिव रेजोनेंस हो चुका है ये। मैं आईएफएम की स्पर्धा में पूरी सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुका हूँ 9 नवंबर 2025 को। पॉजिटिव रेजोनेंस मैं करूँगा, ये नेगेटिव नहीं, मेरी दवाइयाँ बंद हो गई, मेरा मोटापा चला गया, हमें क्या अचीव करना है उसको पॉजिटिव प्रेजेंटेंस में डालना है और वो फिटनेस मिशन स्टेटमेंट लिखना है। मेरा फिटनेस मिशन स्टेटमेंट क्लियर है, मुझे 75 की एज में भी फुल मैराथन भागना है, प्रार्थना की। और उस कारण से ऑटोमेटिकली जब वो क्लियर है, मेरी बॉडी रोज सुबह उठती है। देखो कभी कभी सही भी नहीं लगता, एक्सरसाइज का मन भी नहीं होता, कल रात को 12 बजे सोया, लेकिन सुबह आज 4 बजे का था, उठा, करा जो भी करना था, फिर आया। तो वो बॉडी ऑटोमेटिकली करती है और मोटिवेशन काम करेगा 1 या 2 दिन तक। हाँ, हमें आता है ना मोटिवेशन से मैं अच्छा वो कल हो गया, कल तक मोटिवेशन है आपके अंदर। अगर मिशन स्टेटमेंट क्लियर है, गोल क्लियर है, जैसे कि कई माओ को गोल क्लियर होता है कि बच्चे की पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, उसको सही समय पे खाना मिलना चाहिए, परिवार का सही पोषण होना चाहिए, फिर माँ की तबीयत भी खराब होगी तो भी उसका फोकस होता है कि पेशेंट को संभालना है। अधिकतर जिन भी माओ के मैं आंखों के ऑपरेशन करता हूँ, कैटरेक्ट के, रेटिना के, उनका पहला सवाल होता है किचन में डॉक्टर साहब कभी जा सकते हैं, तो उनका उसमें मिशन स्टेटमेंट क्लियर है, आपको फिटनेस के लिए बनाना है। पर आप क्या करोगे, सुबह उठने से आप 1 घंटा बिना आलस के आप एक्सरसाइज कर पाओगे, फिट रह पाओगे। दूसरी फिट होंगे तो आप क्या गतिविधियां प्लान कर सकते हो उसको विजुअलाइज करिए। कि जैसे कि मैं उदाहरण देता हूँ, मैं अभी 2 हफ्ते पहले घूमने गया, तो जब 2 साल पहले घूमने गया था मैं इतना फिट नहीं था, तो दिन के अंत तक एकदम चिड़चिड़ापन, थकावट थी। मैंने खुद को कहा कि मुझे इतना फिट रहने की मैं किधर भी घूमने जाऊँगा तो दिन के अंत तक मेरे अंदर ऊर्जा बचनी चाहिए, क्योंकि मुझे वो जगह का आनंद पूरा लेना है। और इस बार जब मैं गया, सुबह में 6 बजे उठ जाता था, मेरी वाइफ और बच्ची थोड़ा लेट उठते थे, 11 बजे सुबह, तब तक मैं 2 घंटा मुझे किधर घूम फिर के आना है, भागना है, जगह देखनी है, कुछ सुबह सुबह किधर का नाश्ता चक्कर आना है, वो सब मैं करके 8 साढ़े 8 तक रूम में तैयार होकर फिर और फिर सबको के साथ में घूमना फिरना रात तक। और मेरे को वाइफ ने कहा भी कि बोला जब सुबह आप चले भी जाते हो शाम को भी, तो आपको क्या एक्टिविटी आपको करनी है, आपको वो विजुअलाइज करना है। आप अगर अपने दोस्तों के साथ में बाहर घूमने नहीं जा पा रहे, आप वो विजुअलाइज कीजिए। आप अपने पोता पोती को गोदी में नहीं उठा पा रहे हैं, या बॉडी में थकान जल्दी आ रही है, घुटनों में पेन आ रहा है, तो आप वो विजुअलाइज कीजिए जो एक्टिविटी आप कर सकते हो। और तीसरी चीज, आप किसको इंस्पायर करते हो। मुझे मेरे मम्मी पापा हरदम बोलते हैं कि बेटा आप जब भागने जाते हो सुबह, या एक्सरसाइज करते हो, या हेल्दी रोज खाते हो, जंक नहीं खा रहे हो, हमें इंस्पिरेशन मिलता है कि हम लोग भी वो चीज़ से बचें। जैसे कि मेरे पिताजी ने भी अभी जंक फूड है, तला है, दूध के पदार्थ छोड़ दिए, शादी में भी जाते तो लिमिटेड खाते हैं, कई बार बिना खाए आ जाते हैं या फ्रूट्स खा के आ जाते हैं, और वो मुझे हमें बोलते कि बेटा मैं आपको याद कर लेता हूँ। सेल्फ लव अपना सेल्फिशनेस नहीं है, मतलब ही बना नहीं है। आत्मप्रेम मतलब आप खुद को पहले ध्यान दे रहे हैं और उसका परिवार को भी फायदा होगा। अगर आप खुद एक्सरसाइज करोगे, आप खुद पौष्टिक खाओगे, आप फिट रहोगे, तो आप परिवार को प्रेरित तो करोगे ही। अगर उल्टा आप सोचिए, आपकी तबीयत अगर खराब होती है, परिवार में कोई भी सदस्य की तबीयत खराब हो, चाहे वो 2 साल का बच्चा हो या 70 साल का बुजुर्ग व्यक्ति हो, पूरा परिवार उसके पीछे लग जाता है, सब लोग परेशान। मेरे पास में आते हैं डायबिटिक पेशेंट, बोलते हैं वो बच्चियाँ या बच्चे लेकर आते हैं 20 साल 22 साल के, बोले डॉक्टर साहब अभी आपको दिखाना है, कल डायलिसिस है, परसों डायबिटोजेंस टेस्ट में जाना है, फिर डायलिसिस है, फिर आप इंजेक्शन दे दो, लेजर दे दो, और हमारा पूरा समय इनके पीछे चला जाता है। और हमें खुद को नहीं चाहिए कि हमारे परिवार के सदस्यों को तकलीफ हो हमारे चलते।
तो कुछ होता है कि मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, या मेरे पास में समय नहीं है, या मैं हेल्दी नहीं खा सकता, नहीं खा सकती, या चाय नहीं बंद कर सकती, या मैं पनीर नहीं बंद कर सकता, या तला हुआ नहीं बंद कर सकता, वो ढालना है तो निकालिए। कई चीज़ें पुरानी जो थी आप नहीं कर रहे थे वो अभी भी शुरुआत कर सकते हैं, और खुद को माफ भी करना है। खुद को माफ करेंगे, कई चीज़ों के बारे में हमारे मन में ग्लानि होती है कि पहले हमसे कुछ हुआ है, इंसान है, हमसे गलती है, हम अगर खुद को माफ करते हैं, दूसरों को भी माफ करते हैं, मन शांत होगा, हम आगे बढ़ सकते हैं। मैंने खुद को माफ करने की प्रक्रिया की और मुझे इतना रिलीज हुआ मेरे अंदर की नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि पुरानी चीज़ें थी जिसका मुझे लगता है कि मेरे को ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, और वो जब निकला मैं दूसरों को भी माफ करता हूँ। हर दिन काम आती है, एक है ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद। धन्यवाद में बहुत पावर है, और मैं 2 समय धन्यवाद करता हूँ दिन की शुरुआत में। अभी हम कई बार दिन में उठते हैं, तो हम दिन की शुरुआत कैसे कर सकते हैं? पूरे दिन में जो भी हम करने वाले हैं उसके लिए प्रभु को आप पहले ही धन्यवाद कर लीजिए। प्रीपेड सिम कार्ड कितने लोगों ने सुना है? प्रीपेड सिम कार्ड, प्रीपेड का मतलब क्या होता है? पैसा पहले भर दिया, तो हमने हमारे खाते में धन्यवाद पहले प्रभु को दे दिया। उससे क्या होता है? दिन शुरू होता है पॉजिटिव ऊर्जा से, हम एकदम एनर्जेटिक उठते हैं, क्योंकि हमें विश्वास है कि हमारा जो भी काम है आज बढ़िया होने वाला है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आज मैं सुबह उठा, मैंने विजुअलाइज किया कि मेरा वर्कआउट बहुत अच्छी तरह हो रहा है। इसके पहले मैं अभी सुबह कॉन्फ्रेंस थी हमारी आई स्पेशलिस्ट की, उधर मेरा टॉप था, वो टॉप मेरा बढ़िया हो गया। मैंने अभी के सेशन के लिए विजुअलाइज किया कि सेशन बढ़िया हो गया। दोपहर को भी मेरा कुछ कार्य है वो बढ़िया से हो गया, मैंने विजुअलाइज किया। मेरे सर्जरी सरकार में कल जैसे कि थोड़ा इंटरेस्टिंग दिन था, 8 सर्जरीज थी, 8 लोग जैसे कैटरेक्ट थे, रेटिना के थे, अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटी के थे, फिर काफ़ी काम था प्रेजेंटेशन में, तो मैंने विजुअलाइज किया कि सर्जरी शांति से हो गई। तो सर्जरी के समय मेरा ध्यान उसके ऊपर था कि मुझे मालूम है कि वो अच्छी तरह होने वाला है। मेरे बाकी पेशेंट को भी मैं शांति से देख पाता क्योंकि मुझे मालूम है कि आगे का काम अच्छी तरह होने वाला है। और दिन के अंत में, दिन तो बढ़िया जा रहा है, उस समय मैंने पहले धन्यवाद करते दिन के अंत में पोस्ट पेड ग्रेटिट्यूड। पोस्ट पेड मालूम है ना, ऐसा पहले दिन में जो भी बढ़िया चीजें हुई, जो मेरे हिसाब से हुई, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। जैसे कि जो सर्जरीज अच्छी तरह हो गई, पेशेंट को अच्छा कर रहे हैं, या मेरी हेल्थ अच्छी चल रही है, कोई भी चीज़ में जो मेरे अनुसार हुई और जो मेरे अनुसार नहीं भी हुई, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ कि उस चीज़ ने मुझे कम से कम पेशेंस तो दिया, कम से कम मुझे और भी कुछ लेसन दिया लाइफ का, कि मैं वो सिचुएशन को अलग तरीके से मैनेज कर पाऊँगा नेक्स्ट। उससे क्या होता है, दिन के अंत में जो टेंशन रहता है ना, वो कम हो जाता है, नींद अच्छी आती है। नींद अच्छी आने से ब्लड प्रेशर, डायबिटीज इत्यादि बीमारियों आगे तो वैसे ही सॉल्व हो जाती है। तो प्रीपेड और पोस्ट पेड ग्रेटिट्यूड ये चीज़ बहुत ही बढ़िया से काम करती है। और मेरे सर्जरी के समय विजुअलाइजेशंस या किसी से मेरी मीटिंग है उसके विजुअलाइजेशंस बहुत ही बढ़िया चलते हैं। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मैं जनरली ड्राइव नहीं करता हूँ, मेरे पास में एक है वाहन चालक, वो ड्राइव करते हैं मेरे लिए, तो मेरी आदत लिटरली छुट्टी गई। तो उनको जल्दी जाना था, मुझे शाम के समय ड्राइव करना था, और शाम के समय बम्बई में तो वैसे ही आनंद आता है। मैंने सिर्फ विजुअलाइज किया कि अच्छी तरह सब कुछ बढ़िया तरीके से हो गया, मेरे को जगह मिल गई पार्किंग की, इनको जो 2 हॉस्पिटल में पेशेंट देखने थे वो अच्छी तरह शांति से देख पाया। और हम आने के लिए दोनों होली दिवस, कांदी दिवस में जाना था, रास्ते खुले हुए थे, लेकिन दोनों जगह पे आराम से पार्किंग मिल गई, मेरा काम हो गया। तो विजुअलाइजेशन जो प्रीपेड है, पोस्ट पेड है, इट वर्क्स ब्यूटिफुली। 16 घंटे बीत गए, उसके बीच में क्या करना है मैं आपको बताऊंगा। उसमें से एक चीज है ये 4 मंत्र, इसको होपोनोपोनो प्रिंसिपल भी बोलते हैं, 4
सॉरी, मुझे माफ़ करना, मुझसे गलती हुई, धन्यवाद, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। अभी इसे हम किधर अपना सकते हैं? हमारे जीवन के सबसे 4 इम्पोर्टेंट समृद्धि, स्वास्थ्य और हमारा संबंध, टाइम, रिलेशनशिप, मनी एंड हेल्थ। हमारी कंप्लेंट्स क्या होती है? काम के प्रति या पैसे के प्रति, या समय नहीं है, या हेल्थ साथ नहीं मेरी, या दोस्तों में, या परिवार में कुछ अनबन। और तो हमारी कोई कंप्लेंट, ये 4 सबसे मुख्य है। तो इन चारों में आप ये अपना सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हम लोग आई सर्जन होते हैं, कई घंटों तक जब हम ऑपरेशन करते हैं, मल्टीपल सर्जरीज, तो हम ऐसा थोड़ा ब्रेक होकर करते हैं, तो कई बार बैक और नेक में काफ़ी आनंद आता है। ये चीज़ मुझे पहले होती थी, खैर 2 सालों से जब से रेगुलर वर्कआउट चालू किया, बहुत अच्छा है। तो मैंने उस समय की कोशिश की थी, मैंने हाथ ऐसे पीछे रखा, आँख बंद करके बोला, आई एम थैंक यू, आई लव यू माई नेक। आपने इतने सालों तक मेरा साथ दिया ऑपरेशन करने में, कई पेशेंटों के और भी सही एक्टिविटीज़ में। मुझे माफ़ करना कि मैंने इतनी एक्सरसाइज नहीं की, आगे से मैं आपकी तरफ ज़्यादा ध्यान दूँगा। बैक के प्रति भी करता हूँ। अभी मैं जब रनिंग करता हूँ, पैर में आनंद आता है, पैर पे भी हाथ करके करता हूँ, विश्वास के साथ में करता हूँ, बहुत फायदा होता है। यही चीज़ आपके करियर में, आपके संबंधों में, या आपके समय को लेकर आप ये चारों प्रिंसिपल्स अपनाइए, बहुत फायदा होता है। अभी ये कभी कभी कर सकते हैं। सेगमेंट इंटेंट, जैसे मैंने कहा, सुबह हम उठे 6 बजे, हमने 6 बजे प्रीपेड ग्रेटिट्यूड कर दिया, रात को सोना है 10 बजे या 9:30 बजे, तो बीच में 16-17 घंटे का गैप हो गया। सुबह ऊर्जा थी, फिर थोड़े टाइम में जब काम में लगे, कोई भी स्ट्रेस के कारण, काम के कारण, वो ऊर्जा कम हो गई। तो हर 1.5 घंटे का हम अलार्म लगा सकते हैं, और हम पिछले 1.5 घंटे को और आने वाले 1.5 घंटे को धन्यवाद कर सकते हैं। उसे कैसे किया जाता है मैं बताता हूँ। आप अपने छाती पे हाथ रखिए। पिछले 1.5 घंटे में 3 व्यक्तियों का और 3 वस्तुओं का या सिचुएशंस का धन्यवाद कीजिए। आप अपने माता पिता का, अपने परिवार के और सदस्यों का, अपने लाइफ पार्टनर का धन्यवाद कर सकते हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मेरे माता पिता, मेरे स्पाउस, अग्नि दिवस, जो मेरे काम के प्रति बहुत सपोर्टिव है। मैं कभी पंकज जी, झूठा जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, मुझे उन्होंने मौका दिया मेरे विचारों को आपके समक्ष रखने के लिए। 3 चीज़ों में मेरे मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और ये स्पीकर का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। फिर आप अभी के लिए ये धन्यवाद कीजिए कि आई एम फ्री फ्रॉम ऑल मेमोरीज विच ब्रिंग द फीलिंग ऑफ फियर, आई एक्ट फ्रॉम द स्टेट ऑफ नो मेमोरीज। इसका मतलब ये है कि हमें जो डर होता है वो हमारी पुरानी मेमोरीज का होता है कि कुछ हो चुका है उसके कारण, तो वो डर से मैं मुक्त हूँ। और आने वाला 1.5 घंटा जो मेरा है वो मेरे जीवन का सबसे सर्वोच्च टाइम है। इट इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ। और आने वाले 1.5 घंटे में आप जो करने वाले हैं, जैसे मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ कि ये सेशन से आप सभी को बहुत फायदा होगा, तो वैसे आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि आप जिस कारण से ये सेशन में आए थे आपको अचीव करना है। तो ये जो 30 सेकेंड या 1 मिनट का ब्रेक है, इसमें अभी आगे बोल सकते हैं, तो उसमें आपको एकदम रियलाइज होगा कि जो स्ट्रेस फैक्टर है वो एकदम सडनली कम हो जाता है। 30 सेकेंड के लिए अगर मीटिंग में है, टाइम नहीं है, तो मन में बोल लीजिए आई लव यू, थैंक यू, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी। 2-3 बार डीप ब्रीथ ले लीजिए। आप खुद ये महसूस करेंगे कि आपकी जो पल्स है वो चलेगी, नॉर्मल हो गई, आपको खुद को रिलैक्सेशन महसूस होगा। घर में है, ऑफिस में है, बाहर दोस्तों के साथ में, आप मन में भी कर सकते हैं। आपका
आपको ऐसा नहीं कि छाती पे हाथ रख कर ही करना है, हाथ रख कर, हाँ वो करने को मिले बढ़िया है, वो नहीं भी मिले मन में आई लव यू, थैंक यू, प्लीज सभी में हम सॉरी भी बोल दिया, तो वो आप भगवान को धन्यवाद करते जा रहे हो। ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि आपके मेंटल थॉट्स एकदम अलग ही होकर आपको रिलैक्सेशन महसूस होगा। इसके लिए 1.5 घंटे का अलार्म लगा सकते हैं, सुबह के 8 बजे से लेके रात के 8 बजे। पेपर और पेन लेंगे। कई बार हमें बहुत गुस्सा आता है, एकदम कोई चीज को लेकर हम एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। मेरी आवाज सुनाई दे रही है आप सबको? तो कई बार हम क्या होता है कि कोई स्थिति में या किसमें फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। जैसे कि मैं जब गाड़ी चला रहा था, उधर रास्ता खुदा हुआ था, तो मुझे एकदम ये इरिटेशन छूटी कि अरे हर जगह पे सरकार ने खोद के रख दिया है, इधर गाड़ी पार्क नहीं कर सकते, गाड़ी चला नहीं सकते और सही समय पे काम नहीं चल रहा है। और कई बार शक भी होता है कि भ्रष्टाचार हो रहा है, उसी रास्ते को बार बार बना रहे हैं। तो ये अगर किसी व्यक्ति के ऊपर, हम जिसके साथ में काम करते हैं, हमारे ऊपर कोई है या नीचे कोई है, या अभी का माहौल ले लो तो पाकिस्तान को उदाहरण ले लो। अरे भाई आप लोग के लोगों के पास में आटा खाने को नहीं मिल रहा है मुश्किल से, और आप इधर आतंकवाद करके कर रहे हो। आप शांति से खाओ, फलो, तो हमको क्या करना है? हम तो आपके घर में आके तो वो फ्रस्ट्रेशन से कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं, तो उसमें आप क्या कर सकते हो? मुझे बस एक पेपर आप कर दे दीजिए, ये लो पेन। तो एक पेपर पे आप लोग लिख सकते हैं द पावर ऑफ ट्रूथ, द पावर ऑफ ट्रूथ, सच्चाई की ताकत। और दूसरा स्टेटमेंट आप लिखेंगे आई एम रिस्पॉन्सिबल। ठीक है? फिर अभी जैसे मैंने बताया कि 3 चीज़ों पे मुझे इरिटेशन या फ्रस्ट्रेशन होता है, आप लोग एक एक करके बताएंगे। सर आप बताइए आपको किस पे इरिटेशन? लोकल ट्रेन में रश बहुत ज़्यादा है। सर आप बताइए। हाँ, ट्रैवल टाइम ज़्यादा हो जाता है। ट्रैवल टाइम ज़्यादा हो जाता है, ट्रांसपोर्ट नीड्स टू इम्प्रूव। आप बताइए। जैसे कोई बहुत ज़्यादा बोलता ही जाता तो बहुत इरिटेट है। बहुत ज़्यादा लोग सुनने को तैयार नहीं, बोलने के लिए ज़्यादा है। People don't respect time. खाना वेस्ट करते, सामान वेस्ट करते हैं। People interfering a lot in your personal life. People interfering a lot in personal. ठीक है? अभी नीचे आपको लिखना है आई एम रिस्पॉन्सिबल। मैंने किस तरीके से लिखा? ऊपर के तो 2 स्टेटमेंट प्रॉपरली लिखे हैं, मैं लिखता चला गया। फिर नीचे आपको लिखना है आई एम सॉरी, थैंक यू, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू। आप लोग अपना फ्रस्ट्रेशन लिख सकते हैं जिस तरीके से मैंने लिखा है, फटाफट। ये सिर्फ 30 सेकंड से 1 मिनट की एक्सरसाइज है। आई एम सॉरी, थैंक यू, फॉरगिव मी, आई लव यू। और तो सब आपका पढ़ लीजिए तो लोगों को पता भी चलेगा जो भी लिखा है आपने। वो पढ़ने लायक ही नहीं है। इसीलिए देखो उनको भी समझ आ जाएगी और फिर फाड़ इमीडिएट वो सिचुएशन से रिलीज होता है। मैंने अभी तक जो भी आपको चीज़ें बताई, ये सब माइंडफुल टेक्निक्स हैं। इससे मेंटल रिलैक्सेशन मिलता है। अधिकतर चीज़ें मैंने सिद्ध समाधि योग से सीखी है
और मनोज लेखी सर से सीखिए। उनके कई वीडियो हैं, अगर आप ये कैटासिस टाइप करेंगे तो आपको उनके वीडियोस यूट्यूब पे मिल सकते ऐसे सो किसका? हैं। हाँ, किसका? मनोज जी लेखी, मनोज जी लेखी लेखी। लेखी। अभी आते हैं हम क्वेश्चन फोकस गोल सेटिंग क्यों समझा रहे हैं, क्योंकि जो भी हम लोग जीवन जी रहे हैं या हम जो भी गेम खेल रहे हैं जीवन का, सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर ये है। ये सही दिशा में आ गया तो बाकी सब चीज़ें सेट हो गई। ब्रेन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन और इंस्ट्रूमेंट ऑफ वॉट एवर इट इज द माइंड। फिर क्वेश्चन आता, क्वेश्चन बहुत जरूरी है, वो भी माइंड को कंट्रोल करे, लेकिन सबसे पहले इसको सही दिशा में लाना है, तब जाकर हम न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज पे फोकस करें। ये कई विशेषज्ञ हैं, बुक्स, ब्लॉग्स और वेबसाइट से मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। आप फोटो ले सकते हैं, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, आपको सब इनके टॉक्स, और आप ऑनलाइन सर्च करेंगे, इनके लिखी हुई बुक्स आपको इजीली मिल जाएगी। मैंने मेरे वो डाइट चार्ट भी जो हमको देते हैं उसके पीछे लिखा हुआ है सकता है। अभी ऐसा न्यूट्रिशन में क्यों रुचि है? मेरे पास में 36 साल के युवक आए थे जिनके 2 छोटे बच्चे थे। गले में ये स्टेंट लगा हुआ था डायलिसिस के लिए, और पैर में 2 उंगलियां कटी हुई थी क्योंकि इनको टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज होता है लाइफस्टाइल के कारण। लोग बोलते हैं हेरिडिटरी है, ये है, बट मुख्य कारण है कि लाइफस्टाइल। तो आप सोचिए कि एक 36 ईयर ओल्ड आदमी जिसके 2 बच्चे हैं छोटे, उसको हर दूसरे तीसरे दिन डायलिसिस के लिए जाना पड़े, और पैर में इन्फेक्शन होकर गैंग्रीन हुआ, इसमें 2 उंगली काटनी पड़ी, उसकी स्थिति क्या होगी, और आँखों में भी बहुत ज़्यादा सूजन और ब्लीडिंग था, इसीलिए उन्हें बार बार इंजेक्शन और फिर उन्हें ऑपरेशन भी किया। एक 60 साल की उम्र के व्यक्ति हैं जो मेरे परिचित हैं, उन्हें धूम्रपान नशे की कोई हैबिट नहीं है, धुंधले पतले हैं थे, और उन्हें कभी भी जीवन में गलत चीज़ नहीं की है। वैसे ओवरऑल फिट, ब्लड प्रेशर नहीं, डायबिटीज़ नहीं, सडनली हमारे सामने हमने हार्ट अटैक आता है। तब मेरे मन में प्रश्न उठा कि ये व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया तो हम बाकी लोगों को कैसे बचा सकते हैं? वो मेरे पास में आए थे कि भैया मुझे आँखों में फोड़ी हो गई। तो हमारा एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है कि अगर फोड़ी हुई तो उसमें डायबिटीज़ है कि नहीं है, लेकिन उसका वजन बहुत ही ज़्यादा था। तो मैंने उनको बैठाया, मैंने इमीडिएटली ब्लड टेस्ट किया, तब शुगर आई 370 के आसपास। तो मैंने सब ब्लड टेस्ट लिख के दिए, तो फ्रैंक डायबिटीज़ आई। वो ठीक है, डायबिटीज़ आई तो आई, लेकिन पेशाब में उनके प्रोटीन नहीं जा रहा है। इसका अर्थ है कि किडनी डैमेज डायबिटीज़ के चलते 23 साल की उम्र में चालू हो गया, और उन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो 30-35 साल तक वो जो पहले फोटो दिखाई थी वैसी स्थिति पहुँच सकती है। तो ये सब ने मुझे समझा कि कुछ तो भी मिसिंग लिंक है, कि हम लोग एक जनरेशन को देख रहे हैं कि जिनमें 40 में आ रहा है या 30 की उम्र में आ रहा है। कई बच्चियाँ आती है आई चेकअप के लिए, या पेरेंट्स सामने में बातचीत करता हूँ तो बच्ची को पीसीओडी पीसीओएस कितने लोगों ने सुना है? सब महिलाओं ने जो बैठो उन्होंने भी सुना। इनका क्या कारण? क्योंकि इनके फ्रेंड सर्कल या फैमिली में किसी को होने का रिस्क है। क्यों रिस्क है? क्योंकि जिनके पेरेंट्स को डायबिटीज़ है उनके बच्चियों को पीसीओएस का रिस्क बढ़ गया है, और इस कदर बढ़ गया कि कितने परसेंटेज बच्चों को हो रहा है। उसके कारण वेट गेन, उसके कारण आगे जाके बच्चा पैदा होने में और बाकी इश्यूज होने में बहुत डिफिकल्टी है। कि होल फूड प्लांट बेस्ड, इसका अर्थ क्या होता है? होल फूड मतलब हम खाने को देख के बता सकते हैं कि उसका स्रोत क्या है। अगर मैं केला खा रहा हूँ, मुझे मालूम है ना केला किधर से आया है। मैं अगर
एप्पल खा रहा हूँ, सलाद खा रहा हूँ, मैं अगर आप ब्रेड खा रहा हूँ, ब्रेड में क्या क्या डाला है मैं देख के बता सकता हूँ? नहीं बता सकता। बिस्किट खा रहा हूँ, उसमें क्या क्या डाला हुआ है मैं बता सकता हूँ? नहीं बता सकता। तो सलाद खा रहा हूँ, रोटी खा रहा हूँ, दाल खा रहा हूँ, सब्जी खा रहा हूँ, सब्जी देख के बता सकता हूँ सब्जी में क्या है, दाल में क्या है। तो उसको होल फूड बोला जाता है, जिसको देख के समझ में आता है कि उसमें क्या है। ये सिंपल डेफिनेशन है, हम चीज़ें सिंपल करते हैं, उसमें थोड़े बहुत एक्सेप्शन हो सकते हैं, उसमें नहीं जाएंगे। दूसरी चीज़ है प्लांट बेस्ड। हमारा शरीर नेचुरली बना है शाकाहारी, जो कि हमें प्लांट से मिलता है। हमारे पूर्वज कौन है? चिंपैंजी। वो क्या खाते हैं पूरे दिन? हरी पत्ती और टहनी। तो हमारे भी जो पूरा पाचन प्रणाली और शरीर को क्या जरूरत है? प्लांट बेस्ड। आपने आप बात से एग्री करते हो? सब शेर एक समान खाते हैं, तो फिर इंसान क्यों बोलता है कि मेरे लिए ये लागू है, मेरी बॉडी को ये सूट होता है? हाँ, ये बात से मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि कोई लोगों को थोड़ी फूड एलर्जीज हो सकती है, बट उनको निकाल दे तो जो डाइट के प्रिंसिपल्स हैं, फिटनेस के प्रिंसिपल्स हैं, वो मेजॉरिटी लोगों में सेम ही रहने वाले हैं। हाँ, मैं दाल खाने को बोल रहा हूँ, किसी को मूंग की दाल पसंद है, किसी को राजमा पसंद है, किसी को छोला पसंद है, दाल खानी है। मैं सलाद खाने को बोल रहा हूँ, सलाद में कोई ककड़ी डालेगा, कोई गाजर डालेगा, कोई पालक डालेगा, कोई केल डालेगा, कोई बेसन डालेगा, लेकिन कच्चा खाना है। मैंने चिंपैंजी का उदाहरण दिया, वो क्या खाता है? हरी पत्तियाँ और टहनी। मेरा दिल बड़ा है, मैं टहनी खाने को नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ हरी पत्तियाँ खाने को बोल रहा हूँ। और हमारा शरीर एक्चुअली पूरा जो डिज़ाइन है वो हरी पत्ती के लिए है, तो हमें दिन में भर के हरी पत्ती खानी है। अभी इतना चबाना जिसका स्वाद भी पसंद नहीं हो, मुश्किल है, तो उसके लिए हमारे पास में क्या सोल्यूशन है? हरी सब्जी का जूस। ये जो ग्रीन स्मूदी है, अगर मेरे टॉक में आपने फिटनेस मिशन स्टेटमेंट समझ लिया, प्रीपेड पोस्टपेड ग्रेटिट्यूड 4 मंत्र और ये ग्रीन स्मूदी और एक्सरसाइज का एक सिंपल मैं एग्जांपल दूंगा, वो मेरा आज का काम है, वो 5 मिनट का काम है। बाकी तो मूवी 3 घंटे की है, लेकिन मेन काम 5 मिनट। ये हरी सब्जी का जूस एक मेजर टेक अवे है और बहुत सिंपल मैं बनाता हूँ आपके लिए। पालक लीजिए, उसको 50-60% मिक्सर में भर लीजिए, धोकर 2 चम्मच अलसी का पाउडर डालना। जिसको डायबिटीज है वो एप्पल नहीं तो पेड़, सेब नहीं तो नाशपाती डालिए। जिसको डायबिटीज नहीं है वो केला, अंगूर, आम डाल सकते हैं। क्या 3 चीज़ मैंने कही? प्लीज सर आप बताइए। पालक डालनी है, अलसी का पाउडर डालना है, जिसको डायबिटीज़ है तो वो सेब या पेड़ डालेगा, और जिसको डायबिटीज़ नहीं है वो कोई भी फ्रूट डाल कोई भी fruit। एप्पल में डायबिटीज नहीं होती। एप्पल चलती है डायबिटीज, उससे शुगर इतना नहीं होता, शुगर की मात्रा कम होती है उसमें, कैलोरीज नहीं। लेकिन वेजिटेबल और फ्रूट एक साथ कर सकते हैं? देखिए यस, देयर नो प्रॉब्लम। आपने ये मिस कर दिया, बिना छाने इसको पी लीजिए इसको। थोड़ा इसमें वेरिएशन कर सकते हैं आपको थोड़ा नमक डालना है, नींबू डालना है, आंवला डालना है, हल्दी, दालचीनी, काली मिर्च, वो आपके ऊपर है कि आपको कैसे टेस्टी बनना है। लेकिन 3 मेन चीज आनी चाहिए, उसमें से भी 2 ही मेन है, हरी पत्तियाँ और अलसी। उसका जूस पीना डिफिकल्ट है, इसलिए स्वाद के लिए हम लोग वही फल डालते हैं। तो जो आपको चाट मिलेगा उसमें कई चीज़ें लिखी हुई है, ये डालिए, फिर 3 चीज़ें में कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट। उसको आप अपने वो जार में डाल लीजिए, 5-6 आइस क्यूब डाल लीजिए, ऑफिस में लेके चल जाइए, घर पर रख लीजिए, सिर्फ मार करिए। इसकी क्वांटिटी कितनी है? आइडली 250 ml या 300 ml सुबह शाम। मैं 1.5 लीटर रोज लेता हूँ। इसमें पानी में डालना है? हाँ, पानी में बनाना है, मेरा तो बहुत गाढ़ा होता है, मेरी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, बट मैंने शुरुआत 100 ml से ही की, क्योंकि हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन प्रणाली है, उसको आदत आने के लिए थोड़ा समय दीजिए। और कई बार क्या होगा, थोड़ा पिएंगे ना, इमीडिएटली वॉशरूम जाना है, अच्छी बात है, पेट साफ होगा, बट एसिडिटी को लोग बोलते हैं, तो शुरुआत थोड़ी क्वांटिटी से कीजिए, धीरे धीरे जैसा टेस्ट डेवलप होगा
वो चाहिए। कि जूसर का तो पंप अलग हो जाता है, जूसर अलग नहीं, वो अलग है, वो कोल्ड प्रेस है, आपका मिक्सर में नहीं होगा। जूसर के लिए दूसरा पल्प चाहिए हमें फाइबर भी चाहिए उससे। आपके आधे से ज़्यादा विटामिन और फाइबर तो चले जाएंगे अगर आप उसमें पानी निकाल लोगे। लेकिन टाइमिंग क्या होना चाहिए? आइडियली सुबह वर्कआउट करने से एक गिलास पी लीजिए, तो आपको 2-3 घंटे की छुट्टी हो गई, क्योंकि पल्प के साथ में ले रहे बड़ा गिलास। शाम को नाश्ते के पहले ले लीजिए, पर कोई नियम नहीं, दिन में कभी भी पीजिए, लेकिन पीजिए। हाँ, क्या है नियम, वो सब नेक्स्ट स्टेप है। मेरा सिंपल इधर आने का एम है, मुझे 10वीं पास कराना है आपसे। मैं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की बात नहीं कर रहा हूँ कि फिर ये स्टेप ये मत करो, वो बात कर रहा हूँ। पहले बेसिक क्लियर हो जाए, फिर आगे की बात करें। इसमें सभी तरह के विटामिन मिल जाते हैं, मिनरल मिल जाते हैं। कई बार हमें डॉक्टर्स कैप्सूल देते हैं, मल्टीविटामिन खाइए। मैं उसके लेवल नहीं हूँ, क्योंकि जो डॉक्टर के आपके डॉक्टर को जरूरत लग रही है वो आपको दे रहे हैं, वो बंद नहीं करना है डॉक्टर को बिना पूछे। लेकिन इसमें विटामिन B12 और D3 मिलता है सनलाइट से। विटामिन B12 किधर से मिलता है वो मैं बाद में बताऊँगा। बाकी सब विटामिन बहुत अच्छी क्वांटिटी में मिलता है। कई तरह की बीमारियों, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, कैंसर, हृदय की बीमारी में ये मदद करता है। या तो आपको आने नहीं देगा बीमारी, अगर किसी को है तो बीमारी रिवर्स करने में भी है। अलसी का पाउडर कितना कैसे लेना? अलसी को आप पीस लीजिए बिना सेके, 2-3 बार मिक्सर में तोड़ दीजिए। मेरा नेक्स्ट अलसी तो बड़ी है, तो गर्म आंच में, तो उसके गुण खत्म होते हैं। तो बस वो कच्ची अलसी को आप 1-2 बार पीस दोगे और एयर टाइट कंटेनर में फ्रिज में स्टोर कर देना है। 1 हफ्ते के लिए आपको उसको स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि 1 हफ्ते के अंदर खराब होने का डर है। फ्रिज में खराब नहीं होगी, उसके अंदर ऑयल होते हैं ओमेगा 3, वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद है। लोग फिश बोलते हैं ना, फिश बहुत अच्छी है हेल्थ के लिए, क्यों? क्योंकि उसमें ओमेगा 3 होते हैं। अलसी में उससे कई और भी गुण मिलते हैं ओमेगा 3 से। फिश में तो बाकी सब नुकसानदायक है, ओमेगा 3 को छोड़ के इसमें सब कुछ फायदेमंद है अलसी। तो अलसी को ग्रीन स्मूदी में लोगे तो हरी पत्तियों के जो गुण हैं वो हमारी पाचन प्रणाली एब्जॉर्ब करनी चाहिए। वो एब्जॉर्प्शन 10 गुना बढ़ता है जब हम अलसी के साथ में कंबाइन करते हैं, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। अगर पालक नहीं पचता है तो क्या चीज़? आप पत्ते वाले आदमी का पत्ता ले लीजिए। मेरे को पालक में थोड़ा कम लेता हूँ, क्योंकि पुरानी पत्नी की मुझे हिस्ट्री है, तो मैं दादर मार्केट से एक्चुअली अभी तो जब पापा जाते हैं दादर साइड में मंदिर में, तो उधर से लाते हैं, तो आप उधर से दुकान का नंबर दूँगा मैं, सुबह 6 बजे उसको ऑर्डर करिए, उसको जीपे कर लीजिए, वीफा से मंगवा लीजिए, एकदम ताज़ा केल बेसिक सब मिल जाएगा। मतलब ग्रीन पत्तियाँ। ग्रीन पत्तियाँ जो वो जिस लड़की से मैं मंगवाता हूँ, वो सिर्फ ये सब हाई वेजिटेबल्स का यूज करता हूँ। फिर दाल प्रोटीन के लिए समझाऊँ, उसका जो क्वेश्चन है मैं समझ रहा हूँ, अगर कुछ और भी है कोई भी तरह की दाल। इसमें प्रोटीन के साथ में एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, वो है फाइबर। हम लोग आजकल हमारी पीढ़ी, हमसे छोटी पीढ़ी एक दूसरे को पूछते हैं आप प्रोटीन के लिए क्या लेते हो? सवाल होना चाहिए कि आप फाइबर के लिए क्या लेते हो? इसबगोल मालूम है? इसबगोल के लिए वेट साफ करने के लिए फाइबर, तो वही फाइबर दाल में होता है, और वो फाइबर सब तरह की बीमारियों में फायदा करता है। वो बहुत जरूरी है हमारे लिए। मैं साइंटिफिक डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि वो कंफ्यूजिंग होगा। आपको समझना है कि वो अमृत है। दाल लेना 3-4 कटोरी जरूरी है, चाहे आप उसको भिगो के ले लीजिए, चने मूंग के रूप में दाल में ले लीजिए, आपको जिस तरीके से पसंद हो ले लीजिए, पर लेना चाट बना लीजिए। दाल के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आंटी जी का प्रश्न था कि गैस होती है कई लोगों को, फिर क्या है, मेरे गोल्डब्लैडर ऑपरेशन हुआ है। पहले दाल पचती थी, लेकिन उसके बाद में जब भी दाल खाओ पेट दुखने लगता है।
मैं समझा क्योंकि दाल को पचाने के लिए एक पाचन प्रणाली डेवलप होनी चाहिए। आप पहले दिन अगर जिम जाओगे तो जब थककर आपकी हालत खराब हो जाती है, केवल मात्र 30 से 40 दिन आप जाइए, 40 दिन के बाद में यू विल बी फाइन टू वर्कआउट एंड डू द वर्क। पूरा दिन काम भी कर पाओगे सुबह वर्कआउट के बाद में, क्योंकि आपकी अभी स्टेमिना है। तो दाल को पचाने के लिए, फाइबर को पचाने के लिए हमें उनकी पाचन प्रणाली धीरे धीरे डेवलप करनी है। तो जैसे जिम में पहले सिंपल एक्सरसाइज कराता है ट्रेनर, उसके बाद में धीरे धीरे उसके नंबर बढ़ाता है, वजन बढ़ाता है, वैसे दाल की भी मात्रा पहले थोड़ी दीजिए। जब खाना खाते हैं तो हमें चबा के खाना है। औसतन हम चबाते 4 से 5 बार और गटक लेते हैं, हमें औसतन चबाना है 20 से 25 बार। ये मिक्सर ग्राइंडर है नेचुरल, पूरा पेस्ट बनाकर फिर अंदर लेते हैं। क्या होता है, आप खाने के सामने बैठे, मुंह में पानी आ गया मतलब पाचन प्रणाली चालू हो गई। आप इसको समय दीजिए। अगर आधा चबा हुआ खाना पेट में जाएगा तो ऐसे ज़्यादा यूज करना पड़ता है, पचने को ज़्यादा समय लगता है और गैस आता है। और आप ज़्यादा चबाते हो ना तो समय ज़्यादा लगेगा, समय ज़्यादा लगेगा तो आप करना बोलिए। ये जो आपने लिखा ऊपर 3 से 4 बार दिन में हाँ, मैं उस पर करना चाहिए। तो कुछ लोग बोलते हैं कि 12 घंटे का फास्ट रखो। मैं उसके ऊपर आता हूँ, मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग के लिए आपका आंसर करूँगा। क्वेश्चन से 3 से 4 बार मैं क्यों कहता हूँ, हम लोग जब 2 बार खाना खाते हैं तो उसके बीच में थोड़ा कभी चिप्स, कभी नमकीन, कभी खाकरा, फाफड़ा, बिस्किट, उसकी एवज में फ्रूट है। फ्रूट उससे फार मोर हेल्दी है। वो आपके 12 आवर्स का फास्ट है, आप सनसेट के पहले आपको खाना है और आप 12 घंटे का फास्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा अगर आप 7 बजे के पहले खा रहे हो, 7 बजे के बाद। बट जो आप सुबह 7 बजे खाना चालू कर रहे हैं, ऑफिस में गए 12 बजे लंच किया, स्मूदी लेंगे, उसमें भी फ्रूट है, या आपने ऐसे फ्रूट खा लिया। पर डॉक्टर डायबिटीज वालों को सारे फ्रूट्स बना इसलिए लिस्ट भी है फ्रूट्स की जो डायबिटीज में चलेंगे, तो उसमें है आपका 12 घंटे का फास्ट का मतलब नाइट फास्ट हो जाता नाइट फास्ट। देखिए हमारा लॉजिक क्या है फास्टिंग का, मैं बताता हूँ। आपने जो इलेक्ट्रिसिटी आई है रेगुलर में 50-60 साल पहले ही आई है, उसके पहले नहीं थी कॉमनली अवेलेबल इंडिया में, और यूएस में भी 1940s और 50s में ही पहुंची मेरे मेजर शहरों में। उसके पहले उधर भी इलेक्ट्रिसिटी की कमी थी। तो हजारों लाखों साल तक हमारे शरीर को किस चीज़ की आदत थी, सनसेट के पहले खाना खाना। क्यों? पहले के बड़े बुजुर्ग के मतलब कीड़ा आ जाएगा, यह आ जाएगा, खाना खा के खत्म करो। तो हमारा शरीर अभी भी उसकी आदत वही है कि हमें सनसेट के बाद में, सूर्यास्त के बाद में खाना नहीं खाना चाहिए। वो कई धर्मों में बोलते हैं कि वो शुरू नहीं होता, ये सब अलग सिस्टम बोलते हैं। और इंटरमीडिएट फास्टिंग तो बड़े रूप में है, उल्टा नहीं करता है कि हम रात को 2 बजे खा रहे हैं फिर 12 घंटे का फास्ट है। वो भी हेल्प करेगा बट उतना नहीं करेगा, और रात को लेट खाने का नुकसान भी होगा। आप एक सिंपल टेस्ट करिए, सुबह जो 8 बजे खाते हैं, अगर वो आपको 8, साढ़े 8, 9 बजे खाओगे, सुबह जो 8 बजे शुगर बढ़ती है खाना खाने के बाद, शुगर तो बढ़ेगी खाना खाने के बाद, रात को 8:30, 9 बजे ज़्यादा बढ़ती है। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग में नाइट फास्टिंग का बहुत गलत है। सलाद नहीं खाते, पका के खाते हैं। पूरे नेचर में सब एनिमल्स क्या करते हैं, कच्चा खाते हैं। तो हमारा शरीर बना है कच्चा खाने के लिए। कच्चा मतलब कभी पंकज जी मुझे करेंगे, सूरज की रोशनी में जो तपा हुआ खाना है, पका हुआ खाना है, उसको खाना है। चूँकि सही है, लेकिन अगर मैं वो कहूँगा तो कन्फ्यूज होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आप जब नेचुरली फूड खाते हैं तो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्रिजर्व रहते हैं। जैसे ही हम खाने को 48 डिग्री के ऊपर पकाते हैं, आधे से ज़्यादा चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। विटामिन है और एक चीज़ होती है एंजाइम, जो कि हमको बीमारियों से बचाती है। तो कम से कम हमें 50% कच्चा खाना, थाली में बैठे आधा
शुरुआत में पाचन प्रणाली उसको सपोर्ट नहीं कर पाएगी, साथ नहीं दे पाएगी। तो शुरुआत 10-20% से कीजिए। आप जितना खाते हो उसे धीरे धीरे मात्रा बढ़ाते हैं। पानी कम, पानी कम से कम कितना पीना? तो उससे पानी क्या काम करता है मैं समझाता हूँ। आपने देखा गार्डन में पाइप रहता है, कोने कोने में गंदगी होती है, उसमें अगर पानी कम हो गया तो साफ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। पानी हमारे शरीर के हर कोने में जाता है, हर कोने में सेल्स होती है, उसमें से गंदगी निकालती है और पेट साफ करने में भी पानी मददगार होता है। मैं देख रहा हूँ कई लोगों को अपने इसका अगर जल्दी आप सुनो। आज देखिए प्रभु की कृपा से जगह काफी है, हम उसका फायदा लेंगे। थोड़ा बहुत दूर हो जाइए। तो जो मैं अभी एक्सरसाइज सिखाऊंगा उसको बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड डंप। तो कितने लोगों ने देखा है कि हम लोग सॉर्बिट्रेट देते हैं, कभी देते सॉर्बिट्रेट किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, बोलते जीभ के नीचे रखते हैं। उसमें होता क्या है? उसमें एक चीज होती है, उसको बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड करता क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड हमारी खून की नलियों को बड़ा करता है, तो ब्लड फ्लो आगे तक बढ़ेगा। वो नेचुरली भी बॉडी रिलीज करती है, हमारी जो मांसपेशियाँ होती है मसल्स, और बॉडी के दो मेजर मसल के ये हैं, तो इधर है हमारे शोल्डर्स में और एक है हिप के। तो ये दोनों की एक्सरसाइज है। 4 स्टेप है शुरुआत में। राइट लेफ्ट राइट, देखिए सीधा उठा रहा हूँ मैं, हाथ सीधा है और बाजू में भी पीछे नहीं ले रहा हूँ, आगे तक नहीं कर रहा हूँ। राइट लेफ्ट राइट, ये 20 बार, ठीक है। फिर गोल घुमा, इसको इंग्लिश में नॉन जंपिंग जैक्स भी बोलते हैं। गोल घुमा, देखिए इधर टच किया मैंने, फिर ऊपर, ये 20 बार। थोड़ा आनंद लग रहा है? फिर सीधा, हम जीत गए, हमने अच्छा श्वास पा लिया, हमने अच्छा श्वास पा लिया। नीचे भी लेके ऐसा रखना, ऐसा करके इसको भी 20 बार। थोड़ा अभी आपको शोल्डर में पेन महसूस हो सकता है, ठीक है। तो जितना हो सके, खासकर बुजुर्गों के लिए जो यंग है, 40 के नीचे हैं, जिनकी एज ज़्यादा है, बीपी डायबिटीज है, जितना हो सकता है उतना करिए, स्लोली करिए। यूट्यूब पे इसके हजारों वीडियोस हैं, इसको ट्रेडिशनली फास्ट करा जाता है, बट आप लोग को फास्ट नहीं करना है, एक्सेस में प्रेशर नहीं लेना है। जैसे मैंने कहा, पहले दिन जो एक्सरसाइज करते हो 30 दिन के बाद में करते हो, उसमें बहुत फर्क पड़ेगा स्टैमिना में। ये आपकी 3 हाथ की होगी, राइट लेफ्ट राइट, गोल घुमाया और हम जीत गए। और फिर उधर उधर बैठक। हाँ, सीनियर सिटीजन्स उनके लिए क्या होगा? चेयर स्ट्रक्चर। ये भी नहीं होगा, जितना होता है उतना करिए। इसको भी 20 करना है, और वो भी 3 सेट, वो भी दिन में 3 बार। पर देखिए इतना मेरे से भी शुरुआत में नहीं होता था, अभी खैर मेरे वर्कआउट चेंज हो गए तो मैं ये इतना रूटीनली नहीं करता हूँ। बट ये एक्सरसाइज आप देखेंगे ना, तो खाने के 1.5 घंटे के बाद में करेंगे तो शुगर आपकी गिर जाती है। ये एक्सरसाइज का सबसे बड़ा फायदा है कि जो मांसपेशियाँ हैं वो शुगर को किससे चालू करती, इंसुलिन के बिना, मतलब दवाई के बिना शुगर गिरती है। क्योंकि खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद में शुगर बढ़ती है, तभी दवाई की जरूरत पड़ती है या इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। तो ये एक्सरसाइज करने से शुगर गिरती है। इसका अर्थ ये नहीं कि आप दवाई खाने वाले के बाद में बंद कर दो,
एक्सरसाइज करिए, फिर शुगर जांच करिए थोड़े दिन के बाद में, शुगर कम होगी, शुगर के डॉक्टर के पास में जाकर उनसे बात करके फिर बंद करें। खाना खाने के 1.5 घंटे बाद ये कर सकते हैं। कर्ज करना चाहिए आइडियल है, नहीं समय मिलता है तब सुबह कर लिया, शाम को कर लिया, करने से आपकी बॉडी पूरी फिट रहती है। जिन लोगों को शेप में रहना है, फिट रहना है, तो बहुत बढ़िया काम करती है। इसको बाथरूम में कर सकते हो, किचन में, ऑफिस में, बेडरूम में, किधर भी, कितनी जगह चाहिए। 60 टाइम्स होगा। 60 टाइम्स एक बार, दिन में 3 बार, बट उतना ज़्यादा उसके लिए बहुत स्टेमिना चाहिए। एक झटके में मत करिए, धीरे धीरे बढ़ाइए। बॉडी आपको खुद समझाएगी कि कितना सहन कर पा रहे हो, उतना करिए, क्योंकि थोड़ा करो, रोज करो, धीरे धीरे बढ़ाइए। वो जो लास्ट वाला था ना बैठने वाला, अगर नी पेन तो नहीं करना है। नी पे तो मत करिए, नी के लिए फिर आपको फिजियोथेरेपिस्ट के उसमें जाइए, उनसे एक्सरसाइज सीखिए, नी पेन को रिलीज करिए, फिर योगा इसका आपका पॉइंट सही। नी पेन है तो हमें डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह लेके दिन की शुरुआत हमें सलाद से कर सकते हैं। सलाद का मन नहीं है, वर्कआउट के बाद में ग्रीन स्मूदी पी ली, पानी की जरूरत लगती है, पानी मिल गया, थोड़ी शुगर भी चली गई क्योंकि फल गया, उसमें विटामिन भी मिल गए, और वो पीने के बाद पेट एकदम भरा भरा लगता है, तो ग्रीन स्मूदी ले सकते हैं। उसके बाद में दाल का चिल्ला, मुर्गा, लिट्टी, चने की चाट, मतलब कोई दाल का स्टोर की चीज़ नहीं चाहिए, क्योंकि दाल कचने को थोड़ा समय लगता है, तो दाल कचने को समय लगेगा तो हमें भूख भी बाद में लगेगी। तो हमारा नाश्ते, सुबह के नाश्ता, दोपहर के भोजन के समय जो बीच का समय है, उस समय चाय बिस्कुट का जरूरत नहीं। दोपहर का भोजन और रात के खाने जो हमारी थाली में सलाद होनी चाहिए, बड़ी कटोरी दाल, बड़ी कटोरी सब्जी की, जिसमें तेल ना मात्रा हो, नहीं तो नहीं हो, बिना तेल का खाना बनाइए। उसके कई वीडियोस ऑनलाइन उपलब्ध हैं। बिना छोंक का नहीं, छोंक डाल सकते हैं बिना तेल का, उसके कई वीडियोस वीडियो उपलब्ध है। और फिर एक रोटी नहीं तो ब्राउन राइस लीजिए या बाकरी ले लीजिए। फिर और भूख लगी तो सलाद, दाल, सब्जी ज़्यादा खाइए, रोटी और ब्राउन राइस थोड़ा कम लीजिए, लेना है लेकिन थोड़ा कम। ये तो कई लोगों को मैं देखता हूँ, छोटी कटोरी दाल है, उसमें चावल बहुत ज़्यादा है, जब कुट्टी सी सब्जी है उसमें 4 रोटी खानी है। हमें सब्जी, दाल, सलाद ज़्यादा खानी है, रोटी खानी है लेकिन कम। शाम के वक्त भी हम ग्रीन स्मूदी ले सकते हैं, 4-5 भिगो के, बादाम भी तो अखरोट भी भिगो के खाएं। बेहतर पाचन के लिए मैंने बताया आपको, चबा के खाना है, आराम से खाना है और समय लेके खाना है। पेट को लगता है 20 मिनट मस्तिष्क को बताने के लिए कि बॉस खाना आ गया है, पेट आ गया। आपने कई बार देखा होगा कि हम लोग जब शादी में जाते हैं, खाना ऑर्डर करते हैं, मतलब शादी में जाते हैं, पहले स्टार्टर लेते हैं, स्टार्टर खा लिया, फिर मेन कोर्स के लिए लाइन में लगते हैं, खाया नहीं जाता, इस समय नहीं गया, या मेन कोर्स खा के डेजर्ट के लिए लाइन में लगते हैं, 20 मिनट हो गया। कभी रेस्टोरेंट में थोड़ा खाना आ गया, पापड़ भी आ गया, मसाला पापड़, और थोड़े ज़्यादा स्टार्टर आ गया, फिर मेन कोर्स आने में टाइम लग गया, मेन कोर्स पूरा खत्म हो गया, क्योंकि 20 मिनट हो गया। तो वही चीज़ को हम अगर आराम से खाएं, पाचन प्रणाली बढ़ेगी, 20 मिनट तक खाए तो खाना भी कम जाए। लेबल पढ़ना सीखना है। कोई भी पैकेट की चीज़ हो, लेबल उठा के पढ़िए कि उसमें क्या डाला गया है। आप शॉक हो जाओगे कि क्या क्या चीज़ें डाली जाती हैं। पार्ले जी कितने लोगों ने खाया है और खाते हैं? सभी खाते हैं। मैं खाता था पहले, अभी उसमें दूध के पदार्थ से नहीं खाता हूँ। बच्चों को कितनी जरूरत दिया? जी माने जीनिस, मार्केटिंग कितनी बढ़िया है, बच्चे का चेहरा दिखाया है कि ओरिजिनल ग्लूको बिस्किट है, इसमें दूध होता है वगैरह वगैरह। असली में होता क्या है? मैदा, शक्कर। शक्कर भी कितनी? मतलब 100 ग्राम में से 25.5 ग्राम शक्कर, और आपका
करीबन 67% मैदा। मैदे भी शक्कर की जाति में ही है, क्योंकि उसमें और ज़्यादा कुछ है नहीं। मतलब 70 से 80% तो क्या हो गया, 90% शक्कर। बचा हुआ क्या आपका पाम ऑयल। पाम ऑयल अच्छा है कि बुरा है सेहत के लिए? हम पाम ऑयल, शक्कर और मैदा बच्चे को खा, मैं खुद खा रहा हूँ। गुड डे लगता है इसमें काजू बहुत है, काजू हार्डली 2-4% है। इसमें भी शक्कर उसी लेवल पर है, करीब 23 से 25 ग्राम। मैदा भी 60-70%। होल व्हीट हमारी, इससे क्या हमें एक्सपेक्टेशन है? मैदा नहीं होगा। असलियत क्या है? रिफाइंड व्हीट फ्लोर मैदा 50% के ऊपर आता है, सिर्फ 20% के नीचे। वही शक्कर 22 ग्राम शक्कर, वही पाम। ये इतना छोटा लिखा होता है पता नहीं। हमें आदत आ गई इसलिए। मैं ये क्यों मैंने स्लाइड्स पहले नहीं बोलता था, आजकल मैं क्यों करता हूँ, ताकि हमको लेबल पढ़ने की आदत हो। और अधिकतर चीज़ों में पाम ऑयल, शक्कर, मैदा, एडेड फ्लेवर्स एंड एसेंस, ये सबको मिलाकर सब जंक फूड है और एकदम नुकसानदायक। ये ब्राउन ब्रेड बोलते हैं, इसमें भी मैदा, शक्कर और तेल भरा हुआ है। मैं इनका धन्यवाद करना चाहूँगा। इनका बहुत बढ़िया यूट्यूब चैनल है, फूड फार्मर बोल के। इनके टॉक्स से मुझे इंस्पायर हुआ कि ये स्लाइड्स भी मिल सकती है। बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने। इनके ऊपर कई कंपनियों में तो केसेस कर केस क्या साइड का नाम है? फूड फार्मर, किसान मिक्स फ्रूट जैम, बढ़िया फोटो दिखाई, बच्चे का चेहरा दिखाया, लगता है फ्रूट वर्क होगा। 75% केवल शक्कर है, बाकी एडेड फ्लेवर्स और ये। इन लोगों ने बहुत चालाकी की। अगर हम 20 ग्राम का दिखाएं, 100 ग्राम का नहीं, तो लोगों को बिल्कुल बना पाएंगे। 20 ग्राम में एडेड शुगर कितनी है? 13.8% एडेड शुगर। न्यूटेला आजकल एड में दिखाते, रोटी के ऊपर लगा के दीजिए, बच्चा खा लेगा खुशी खुशी। इतनी ज़्यादा शक्कर, इतना ज़्यादा पाम। बेस थोड़ा सुधर गया है, पहले इसमें भी पाम ऑयल था, अभी सनफ्लावर ऑयल यूज करते हैं, बट इसमें सैचुरेटेड फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा है, उससे हृदय में ब्लॉकेज होता है। सूप में भी मैदा है, एक फोटोग्राफ क्लियर नहीं है, बट नॉन सूप है। कोल्ड ड्रिंक में तो खैर अभी काफ़ी अवेयरनेस आ गई कि लोग जानते हैं कि शुगर की मात्रा बढ़ी हुई है। इट इज जस्ट फ्लेवर्ड शुगर पाउडर। कोई भी जूस, मेजॉरिटी जूसेस, मेजॉरिटी कोल्ड ड्रिंक्स मिलता है, पैकेट खोल के देखिए। तो आजकल लोग बोलते हैं कि डाइट कोक, शुगर फ्री कोल्ड ड्रिंक का ज़माना है। तो ये जो डाइट कोक है, इसमें जो आपका एस्पार्टेट और बाकी केमिकल यूज होते हैं, वो कैंसर भी पैदा करते हैं, वो मोटापा भी क्रिएट करते हैं, बहुत नुकसान। तो अगर पैकेट खुलेगा तो पेट फटेगा। पैकेट पढ़ के पैकेट को खोलिए। कोई भी फिल्म स्टार, स्पोर्ट्स पर्सन की फोटो देखते नहीं। कई टाइम पहले हमने पैकेट उठाया जिसमें विराट कोहली की फोटोग्राफ थी और उसमें पालक का कुछ लिखा हुआ था। पीछे पैकेट का लेबल पड़ा, उस पर लिखा था पालक, केवल 2 ग्राम, बाकी सब चीज़ें। मांस और अंडे में एक केमिकल होता है TMA, वो लीवर में जाकर TMAO बनता है, जिससे हृदय की नलियों में ब्लॉकेज क्रिएट होती है, कैंसर होता है, डायबिटीज होती है। मांस पेट का कैंसर करता है, ये तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पे लिखा हुआ है। और रेड मीट को उन्होंने स्मोकिंग के लेवल के ऊपर रखा, पर अनफॉर्चुनेटली कई हॉस्पिटलों में भी ये चीज़ें उपलब्ध हैं। ये अभी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। जंक फूड नहीं खाना है, हम समझ गए, हमें ज़्यादा रॉ फूड खाना है, खाने नहीं खाना है, और दूध क्यों नहीं पीना है? अधिकतर लोग, मैं ये प्रिज्यूम करता हूँ कि इधर शुद्ध शाकाहारी है, वेजिटेरियन। तो हमको तो बचपन से बोला गया कि दूध पियोगे तो हड्डियाँ
अच्छी रहेगी। दूध आपने निसर्ग में देखा है, कोई जानवर दूसरे जानवर का दूध पीते हैं? तो लॉजिकली तो ये बात से आप सहमत हैं? मन में प्रश्न उठता है कि हमें दूध पीना चाहिए गाय का। वो गाय का दूध बना उसके बछड़े के लिए, उसके बछड़े की ग्रोथ के लिए उसमें हार्मोन होते हैं। वो हार्मोन हमारे शरीर में जाते हैं तो मोटापा करते हैं, क्योंकि फैट को डिपॉजिट करते हैं। हमें गाय भैंस जैसे फूलना नहीं है। वो ही हार्मोन के कारण पीसीओडी, पीसीओएस होता है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये इत्यादि बीमारी होती है। कई बार गायों को प्रेग्नेंट जबरदस्ती किया जाता है और फिर जब दूध आने की बात होती है, कई तरह के हार्मोन दिए जाते हैं जो हार्मोन का अंश दूध में भी रहता है। हमारे पास में अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी आती है तो हमें 10 बार सोच के हमें दवाई देती है कि उसमें सेल होती नहीं है। आई ड्रॉप तक आप दे रहे हैं तो हमको 10 बार सोचना पड़ता है कि ये दूध में आएगा तो बच्चे के इसमें जाएगा क्या हो। ये गायों को हार्मोन के इंजेक्शन देकर वही दूध में आकर उसके कारण चाहे आप स्किन लीजिए। दूसरा, दूध, घी, बटर, पनीर चीज़ में होता है सैचुरेटेड फैट और कोलेस्ट्रॉल। कोई भी पनीर का आप चीज़ का उठा के देखिए, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा और सैचुरेटेड फैट मिलता रहेगा। आपके डॉक्टर के पास में जाइए, 40-45 साल के उम्र का डॉक्टर बोलता है हर साल कोलेस्ट्रॉल लेवल आपके मौजूद है। क्यों? कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड लेवल बहुत होता है कि वही कोलेस्ट्रॉल हम ऊपर से खाएं, दवाई भी ले रहे हैं कोलेस्ट्रॉल। और जो रेट में पनीर बाहर अधिकतर स्थानों पर उपलब्ध है या बाहर होटलों में या रास्ते पे पनीर सैंडविच, पनीर का ये फलाना ढुमका या चीज़ उपलब्ध है, उस रेट में एक्चुअल चीज़ पनीर नहीं मिलता है। आप देखोगे घर पे बनाने में भी कॉस्टिंग आपको नहीं मिलती है। ये सब एडल्टेटेड पनीर है। एनालॉग पनीर के कई वीडियोस आपको मिलेंगे। इनफैक्ट बड़ी बड़ी फास्ट फूड की चेनों में ये पाएगा कि एनालॉग पनीर क्या होता है? मिल्क पाउडर, वेजिटेबल ऑयल, ये सबसे वेजिटेबल ऑयल में अधिकतर बार पाम ऑयल का यूज है। पनीर घर में ही बना रहे हैं। पनीर खाना ही नहीं है, क्यों सैचुरेटेड फैट और कोलेस्ट्रॉल खाना है? क्यों वो हार्मोन नहीं है? उसकी जगह पे टोफू लीजिए, सस्ता भी है, बेहतर भी है, कोई फैट और सैचुरेटेड फैट या कोलेस्ट्रॉल नहीं है। चर्बी एक है च्युइंगम जैसा काम करती है। च्युइंगम को आप अगर चाबी पे लगा दो, चाबी के जो की होल होता है, चाबी अंदर जाएगी तो इधर हमारी जो चाबी है ना शुगर के लिए, वो भी इंसुलिन, इधर वो चाबी नहीं लग पाती क्योंकि जो चर्बी है ये च्युइंगम जैसे काम करती है। चर्बी को हटाइए, ज़्यादा कच्चा खाइए, बराबर से व्यायाम कीजिए, ये चर्बी कम होगी तो जो शरीर में इंसुलिन है वो काम करेगा, तो दवाइयों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डायबिटीज रिवर्स हो सकती है। ऐसे कई बीमारियों में फायदा हो सकता है। बट ऊपर से चर्बी किस में मिलती है? अलावा हो, बेकरी, फरसा, नमकीन हो, पाम ऑयल या पैकेट की चीज़ें या घी, बटर, पनीर, चीज़, दूध, ये सब में चर्बी भर रहता है। हमको ये सब चीज़ें निकालनी है। अभी हम डॉक्टरों को क्या शौक है? हमें चाहिए फैक्ट्स। रहते ही ना। हम लोग क्या करते हैं, 50 पेशेंट को ये दवाई देंगे, 50 पेशेंट को नई दवाई देंगे, फिर देखेंगे कि नई दवाई पुरानी दवाई की कितनी काम कर रही है। तो ये भी डाइट का 20 साल पहले डॉक्टर नील बर्नर, यूएस के डॉक्टर है, उन्होंने क्या किया, एक सेट ऑफ पेशेंट्स को, एक 50 पेशेंट को ये बोला कि आप ये डाइट लीजिए कि जो शुद्ध शाकाहारी हो, जिसमें तलावा नहीं हो, बेकरी फरसा नहीं हो, नॉनवेज नहीं हो, दूध के पदार्थ तो जो मैंने बताया। और दूसरे पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट्स को बोला कि जो अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन होता है, अमेरिका के जो टॉप के डायबिटोलॉजिस्ट, डायबिटीज के डॉक्टर हैं, वो जो डाइट बताते हैं वो डाइट लीजिए। और ये पाया गया कि जिन्होंने शुद्ध शाकाहारी भोजन लिया बिना घी तेल का, उनका वजन ज़्यादा घटा, उनकी शुगर ज़्यादा कंट्रोल हुई, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा कम हुआ, दवाइयाँ कम हुई, ये ज़्यादा बेहतर पाई।
तो सलाद में रिस्ट्रिक्शन नहीं था कि आप एक ही कप खाएं। दाल है उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हाँ पर तेल नहीं दिया जाता। बॉडी खुद से नहीं बताती कि हमें कितना खाते हो। साथ ही साथ कई हृदय के पेशेंट्स में जब ये डाइट दिया गया तो 300 टके तक हृदय की नलियों में खून की प्रभाव बढ़ेगा। ये देखिए इधर दिख रहा है, इधर की पाइपलाइन पतली होगी, यही 500 के कारण पूरी तरह खुल जाइए। केवल सही तरह के व्यायाम और एक्सरसाइज। अगेन मेरे आप सबसे ये प्रार्थना है कि अगर कोई कार्डियोलॉजिस्ट आपको बोल रहा है स्टेंट डालना है, बाईपास करना है या जो भी करना है, सेकेंड ओपिनियन लीजिए। ट्रीटमेंट को डिले नहीं करना है पर लाइफस्टाइल में भी बदलाव। वो स्थिति तक ही मत पहुंची, पहले ही लाइफस्टाइल बदल लीजिए, उधर जाने ही नहीं पड़ेगा। ये प्रोस्टेट कैंसर में कोई कारण स्पर्श उन लोगों का ऑपरेशन नहीं हो पाया और उन्हें दवाई नहीं दी। तो जब ये जीवन शैली पे लगा, आप देख रहे हैं कैंसर की साइज कम हो गई। अभी कई लोग मुझे कहते हैं कि दादा दादी को थी, माँ बाप को रहेगा, मोटापा परिवार में चलता। तो मोटापा परिवार में नहीं चलती, बीमारी परिवार में नहीं चलती, कोई परिवार में ही नहीं चलता, इसलिए बीमारी। इसका अर्थ ये है कि जो जीवन शैली है वो परिवार के सदस्यों में कॉमन है, इसलिए बीमारियां कॉमन। अगर आप जीवन शैली को बदलोगे तो जो बीमारियां अगर माता पिता जी में थी तो वो आप में आना कंपल्सरी नहीं है। और ये साइंस ने बताया है कि जो जीन्स होती है हमारी, जो माँ बाप से मिलती है, खराब जीन्स काम करना बंद कर देती है, अच्छी जीन्स ज़्यादा काम करती है जब हम सही जीवन शैली, सही खान पान कर रहे हैं। तो इसका अर्थ यही है कि अगर माँ बाप को डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर या हार्ट की बीमारी है, आपको होना कंपल्सरी नहीं है। वो सबसे ज़्यादा एडिक्शन होता है कोकेन से भी ज़्यादा। क्यों? क्योंकि वो सेम सेंटर पे काम करता है। तो जब आप खान पान बदलेंगे, पहले दूसरे दिन शायद फुर्ती महसूस नहीं हो, सिर का दर्द, पेट में गैस या गड़बड़ हो गया, आपको लगे तो बोल के चला गया, तकलीफ कितना दिन सहन होगा, केवल 4 से 6 हफ्ते। कोई व्यक्ति सिगरेट छोड़ता है, पहला महीना भारी है, उसके बाद में धीरे धीरे शरीर हटाता है। जैसे खान पान में बदलाव करेंगे, 4 से 6 हफ्ता देना है, वो इरिटेशन को दिक्कतें आएंगी, उसके बाद में आपको फायदा महसूस होगा। ऐसा नहीं ग्रास नली में ग्रास नली में व्हाट इज दिस? हाँ रास्टनली में एंठन। हाँ, मतलब आपको इधर इरिटेशन, इधर आपको गैस, चकाने आना। अभी जैसे कि मैंने कहा, खाने के पहले अगर आपने सलाद खा ली तो क्या होता है? आधा पेट भर जाता है। अभी गाजर के टुकड़े नहीं करते, पूरा गाजर खाना, पूरी खिचड़ी खानी है, पूरा ये खाना है। आपको रोज रोज फैंसी सलाद नहीं बनना, पूरा एक गाजर, ककड़ी, टमाटर खा लिया, उससे आधा पेट भर गया। आधा पेट भरने से क्या होता है कि आपका बाकी का खाना कम जाएगा। यही अगर तला हुआ खाया या दूध के चीज़ खाया, पनीर खाया या नॉनवेज खाया, तो ये सबसे पेट भरने में समय लगता है, ज़्यादा खाना खाया जाता है। कच्चा खाने में पेट ज़्यादा जल्दी भरता है। और हम अगर पर्याप्त मात्रा में फल, अनाज, दाल और सब्जियां खाएंगे तो सभी तरह के विटामिन, विटामिन डी और विटामिन बी को छोड़, उसके बारे में मैं अभी आगे बताऊँ। तो हमें कोई भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती। आप उसके साथ में वीडियो के 4-5 बादाम आप लोग खा सकते हैं। बंद कर दो। कैल्शियम के कई स्रोत, हरी सब्जियाँ। हम मिडल लाइन क्यों बनना चाहते हैं? मिडल लाइन से क्यों ले रहे हैं? गाय किधर से कैल्शियम लेती है? घास खाती है। हम डायरेक्टली घास न खाकर हरी सब्जियाँ खाएंगे, बीन्स की मैंने बात की है, उसमें कैल्शियम बहुत है। आप ये लीजिए, टोफू जो बनता है अपना सोयाबीन से,
तिल खाइए, बादाम की बात कर रहे हैं, हरी सब्जियाँ, ये सब में कैल्शियम है। अभी मुझे प्रोटीन की पसंद है। देखिए सबसे बड़े जानवर क्या मांसाहारी की शाकाहारी है? तो ये एक गलत फहमी फैलाई गई है, जो कि एक अंडा, मीट, जो ये प्रोटीन सप्लीमेंट की जो एक इंडस्ट्री है, वो कहना चाह रहे हैं हमें प्रोटीन एक्चुअली में कितनी जरूरत है। हमारा जितना वजन पर केजी प्रोटीन है, वो भी हमारा एक्चुअल वजन होना चाहिए 60 किलो, किसी का 80 किलो, तो 60 से आप मल्टीप्लाई कीजिए क्वांटिटी तो 45 किलो, 45 से 50 किलो, हमें उतना ही प्रोटीन चाहिए। ऊपर में जाएंगे तो 60 से 65 किलो, वो हमें हमारे शुद्ध शाकाहारी भोजन से मिल सकता है। जब दूध पनीर भी ले रहे हैं इसका उत्तर देखिए, अगर आपने 2000 कैलोरी हमको खानी है दिन में, ठीक है, सिर्फ ब्रोकली खाए, मैं सिर्फ ब्रोकली खाने को नहीं बोला, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, तो आपको मिल रहा है करीब करीब 140 ग्राम प्रोटीन। सिर्फ दाल नहीं पूरी 150 ग्राम प्रोटीन, कौन खाया 70 से 80 ग्राम, ओट भी खाई 60 ग्राम, गाजर खाया 240 ग्राम का खाना असंभव है। उदाहरण के तौर पर वो भी करीब करीब 50 ग्राम। अरे आलू से भी मिल रहा है प्रोटीन, ये नहीं बोल रहा हूँ कि आलू बहुत बढ़िया स्रोत है, दाल लेनी है, भिगोए मूंग चना लेने हैं, टोफू खाइए, सोया ले लीजिए, पर उसमें भी तो कुल मिला के आपको जरूरत है 50-60 ग्राम। उसके ऊपर का प्रोटीन बॉडी स्टोर कर सकती है, बिल्कुल नहीं, उसी दिन बॉडी को उसको पचाकर किडनी में उसको बाहर फेंकना है, किडनी का काम हो जाता है। हाँ, कई एथलीट्स को जरूरत है क्योंकि उनका वर्कआउट जाता है, उनकी रिक्वायरमेंट है, जो कि 3-4 घंटा एक्सरसाइज करता है, उनको दिन में 2 ग्राम प्रति केजी, उनको 150 ग्राम प्रोटीन की जरूरत है। उन लोग प्रोटीन सप्लीमेंट ले वो अलग बात है। हम में से कितने जन 1.5-2 घंटे के ऊपर रोज एक्सरसाइज करते हैं, और जो भी हम एक्सरसाइज करते हैं बहुत ही धीमे तरीके से करते हैं, उनका 1 घंटे की एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा इंटेंस होता है। विटामिन और गोलियों का उपयोग, विटामिन कम पाया जाता है क्योंकि वो मिलता है कीटाणु से। आजकल हम सब्जियां फल धो के खाते हैं और धो के ही खाने चाहिए, पर उसके कारण वो कीटाणु पेट में मिल जाता है, वो भी अच्छी बात है। साधारण होता है, इसकी गोलियाँ आती हैं, हफ्ते में 1 दिन एक डोज ले लीजिए। मुझे आपके डॉक्टर से पूछिए, वो आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे देंगे। कितना B12 खाना चाहिए, कितना देखिए B12 का 2500 यूनिट्स बोलते हैं पर वीक, पर उसमें क्या है कि सीनियर सिटीजन में कभी भी एब्जॉर्प्शन कम होता है, तो आइडियली ब्लड टेस्ट कराकर उसको नाप कर आपके फैमिली डॉक्टर आपको बताएंगे। बट B12 में क्या थोड़ा ज़्यादा भी खा लिया नुकसान नहीं है, पेशाब में निकल जाता है। विटामिन डी को ज़्यादा नहीं खा सकते, इसलिए उसको हरदम टेस्ट करके ही खाना चाहिए। तो विटामिन डी मिलता है सूरज की रोशनी से, फुल स्लीप का चलन है, बाहर जाते हैं धूप में जाना ही कम हो गया, तो क्या होता है विटामिन डी की कमी, तो उसको नाप कर डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेके लेना होता है। अभी व्यायाम के ऊपर आते हैं। व्यायाम में एक और कॉन्सेप्ट है, हम जो एक्सरसाइज करते हैं उसके 3 पहलू हैं। पहला पहलू है जो सर ने बताया, मैं 1 घंटे में 8 किलोमीटर चलता हूँ, बहुत ही बढ़िया स्पीड है, वो ब्रिस्क वॉकिंग की स्पीड है, मतलब तेजी से चल रहे हैं। कई लोग उतनी स्पीड नहीं करते, तो वॉकिंग एक अच्छा पहलू है, वो करिए। साथ ही साथ उसको बोलते हैं कार्डियो, उसके साथ में हमको करना चाहिए स्ट्रेचिंग, जो हम लोग कर सकते हैं अलग अलग बॉडी के पार्ट्स का, वो योगा उसी दिशा में जाता है। और तीसरी चीज़ है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ मतलब किसी भी तरह का वजन उठाना। उसके लिए सीनियर सिटीजन के लिए मेरा रिकमेंडेशन होगा, या तो फिजियोथेरेपिस्ट या ट्रेनर को 8 हफ्ता या 4-6 हफ्ता बुलाइए, सीखिए, फिर करिए। हम जैसे लोग यूट्यूब पे देख के कर सकते हैं, उम्र कम है, बॉडी को आदत है, आप लोग को कोई भी मांसपेशी खींच नहीं जाए, कुछ अच्छा करने जा रहे हैं दिक्कत नहीं आ जाए, इसलिए सेफ्टी जोन में लेके धीरे धीरे बढ़ा
चाहे 2 किलो का वजन उठाओ, नहीं भी करो तो 50 किलो उठाओ, बट उससे क्या मांसपेशियां हड्डियां स्ट्रॉन्ग बनती है। खाने के पहले आधा गिलास या 1 गिलास पानी पी सकते हैं, आधा गिलास पानी। सलाद खा सकते हैं जिससे आधा पेट बढ़ जाए। मैंने वो देखा डायग्राम दिखाया पेट का, उसमें समझाऊंगा। विनीगर, एप्पल सीडर विनीगर से भी वजन बढ़ता है, पर उसको डायरेक्टली नहीं पीना है, पानी में डाल के पीना है, 2 चम्मच या सलाद के लिए। खाना खाते समय न्यूज़पेपर, मोबाइल, टीवी खाते हैं, खाने पे फोकस करिए। हम मम्मी हमें मुझे कहती थी पहले जब छोटे थे कि आप खाने के पहले प्रार्थना करिए, उससे क्या होता है माइंड का फोकस आता है। आप जब प्रार्थना करते हैं ना, बहुत साइंस है, मुंह में पानी आना चालू होता है, पाचन प्रणाली तैयार होगी, हमारा मन शांत हो रहा है। जब उस पर फोकस जाएगा, आप देखिए हाई में खाना खाते हैं गैस एसिडिटी होती है, शांति से खाना खाते हैं बेटर पचता है, कम खाना। 20 मिनट का रूल मैंने बताया, 20 मिनट लगता है पेट को माइंड को बताने के लिए कि खाना पहुँच गया, तो धीमे खाएंगे तो 20 मिनट तक पहुँच पाएंगे। इंटरमीडिएट फास्टिंग में हमारी बात हुई थी कि सनसेट के पहले करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली 12 घंटे का फास्टिंग, उसके ऊपर 16 घंटा करना कि नहीं करना आपके ऊपर, जितना हो जाए आपसे करिए, बट सनसेट के पहले खाएंगे तो बेटर है। और हमारी संस्कृति भी बताती है एक्सरसाइज का सबसे बढ़िया टाइम है सुबह, सुबह उठते से, क्योंकि हम सोचते हैं हम शाम को जाएंगे ये करेंगे, बट कई बार शाम के चक्कर में वो रह ही जाता है, कोई कुछ काम आ जाता है। सुबह वर्कआउट करना नहीं हो। इंटरमीडिएट फास्टिंग की हमारी बात हुई, नींद का मैंने बताया, जैसे मोबाइल को चार्ज करते हैं शरीर को भी चार्ज करना बहुत जरूरी है। ये 12 चीज़ें डॉक्टर रेगर बताते हैं जो करनी चाहिए। देखिए आप अगर हरी सब्जी का जूस ले रहे हो तो हरी पत्ती आ गई, अलसी आ गया, पानी की मात्रा आ गई, फल आ गया, फिर हमने भिगो हुए मूंग और ये बोले बादाम और वो आ गए। स्पाइसेस में अगर आप हरी सब्जी और के जूस में हल्दी, दाल चीनी वो सब डाल रहे, ये आ गया काली मिर्च। दाल के बारे में बात हुई, सब्जियां तो हमने सब कवर कर ली, अनाज के बारे में बताया है, एक्सरसाइज के बारे में। तो डॉक्टर लेगर की जो 12 चीज़ें वो कहते हैं वो पूरी तरह आ गई। बायां जॉगिंग कर रहे हो तो 90 मिनट पैदल चलना बढ़िया होगा। साथ ही साथ इन तीनों चीज़ों का मैंने बताया आपको, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, एरोबिक, ब्रिस्क वॉकिंग और फ्लेक्सिबिलिटी की होगा, तीनों का महत्व है। नाइट्रिक ऑक्साइड हमने करा है, हाँ खाने दिन में बाकी काम भी जो करते हैं उसका भी महत्व है। जैसे कि अगर आप 10वें माले पर 4 माला चढ़ के जाइए, 2 माला चढ़ के जाइए, फिर लिफ्ट ले लीजिए। उतर रहे हैं तो उतरना थोड़ा आसान होता है, 2-3 माला एक्स्ट्रा उतर दीजिए, लिफ्ट पहले छोड़ दीजिए। अगर नीचे वाले फ्लोर पर रहते हैं लिफ्ट कम पानी दीजिए, उससे जो एक्स्ट्रा एक्सरसाइज होगी उसका बहुत फायदा है। पास में जाना है चल के जाइए, घर का थोड़ा काम कर लीजिए, एक्स्ट्रा जितनी एक्सरसाइज होगी इसको एक्स्ट्रा एक्सरसाइज को कॉन्सेप्ट है नीट बोलते हैं, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी। उससे अगर आपके ये रोज 20-25 मिनट भी हो रहा है एक्स्ट्रा, वजन घटाने में, बीमारियों से बचाने में बहुत ये आपको डेली कर दिया जाएगा। हमने कई चीज़ें बात, तो आप ये रोज शेयर करोगे ना, डे नींद कैसे, कितना घंटा में सो पाया, सो पाए, कैसा लग रहा है, प्रीपेड ग्रेजुएट के बाद में तो बढ़िया ही लगेगा। फिर आपने पानी कितना किया, सुबह नाश्ते और दोपहर के भोजन में, रात्रि के भोजन में क्या क्या खाया। अभी इसमें जब हम लिखते हैं ना, थोड़े चिप्स खाए, खाकरा खाया, फाफड़ा खाया, नमकीन खाया, पिंच हो गया, ये हमारा खुद का रिपोर्ट कार्ड देके सबसे पहले हमको ही बुलाते हैं, तो नेक्स्ट डे हम नहीं करें। पानी की मात्रा कम जाए, नेक्स्ट डे हम याद रखेंगे। हरी सब्जी का जूस पिया कि नहीं पिया, भिगो में मूँग चना खाया कि नहीं खाया, हमने नेचुरली को मतलब कच्चा खाना कितना खाया और 3 लीटर पानी पिया। एक्सरसाइज में क्या क्या है,
अगर आप खुद ही चेकलिस्ट करते हैं, सर प्लीज़ मोबाइल बंद कर दीजिए, आ जाए। और प्रीपेड ग्रेटिट्यूड, पोस्टपेड ग्रेटिट्यूड, फॉरगिवनेस थेरेपी, 4 मंत्रों का प्रयोग, मेडिटेशन। मेडिटेशन आइडियली सीखना चाहिए, नहीं समय हो रहा है अभी, यूट्यूब पे कई वीडियोस और ऑडियो अवेलेबल है, ऑन करिए, आँख बंद करके ब्रीदिंग पे फोकस करके 15 मिनट बस वो म्यूजिक पे फोकस करके, उससे भी फायदा होगा। और आई एम ग्रेटफुल फॉर what I managed today, what I learned about myself, what would I like to tell myself। इसका एक पेपर मिलेगा, सॉफ्ट कॉपी हम लोग दे देंगे, आप उसका प्रिंट आउट निकालिए, 50-60 पेज की बुक बना लीजिए, रोज फिल कीजिए, 2-3 महीने में आपको पूरी लिस्ट याद हो जाएगी, हैबिट फॉर्मेशन। जिस दिन नहीं फिल किया क्या करने का, 200 रुपया भाई को देने का, वॉचमैन को राष्ट्रीय हो जाएगा। ऐसे आप लोग हजारों लाखों का दान देते हैं, लेकिन ये जो 200 रुपया देते हैं ना, ये प्रायश्चित में पिंच होता है, पिंच होगा तो नेक्स्ट डे नहीं होगा। अभी आपने 10-15 दिन ले लिया, कितना रुपये का इन्वेस्टमेंट हुआ, 2.5 उसमें करोड़ों की हैबिट। और आप ब्रीदिंग में सोसाइटी में फेमस भी हो जाओगे, सब लोग आपका काम भी पहले कर देते हैं, ये व्यक्ति दिलदार है, दोनों काम पड़ेगा। ये थोड़ी डॉक्यूमेंट, इससे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिला कि मेरी चीज़ के बारे में लोगों तक ये नॉलेज फैलाऊँ। ये वर्ल्ड क्लास एथलीट्स हैं, ओलंपिक एथलीट्स हैं, अपने फील्ड में टॉप के प्लेयर्स हैं, जो कि प्लान दिए सकते। लास्ट करीब 2 वर्ष से मुझे भी भागने और प्लेटफॉर्म का इंटरेस्ट हुआ है। मैं अभी तक प्रोटीन सप्लीमेंट्स नहीं ले रहा हूँ, नेचुरल खाने के लिए हूँ, बट अभी मेरा मन है 6 महीने बाद में आयरन करने के लिए, जो प्लेटफॉर्म की बड़ी होती है, उसमें शायद एक्स्ट्रा प्रोटीन हिसाब से लेना पड़ सकता है, बट मेरा उस समय का जो वर्कआउट अभी रहेगा वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। सर पहले आयरन मैन की क्या रूटीन है वो बता दीजिए, पीपल डोंट नो। हाँ, आयरन मैन में क्या होता है, जो मैंने अभी एक किया था स्विमिंग तालाब में, 40 किलोमीटर साइकिलिंग और 10 किलोमीटर रनिंग, वो तीनों साथ में कंटिन्यूस। और अभी 4 महीने पहले जनवरी में टाटा मुंबई में मैं 42 किलोमीटर भागा। तो प्रोटीन सप्लीमेंट्स में मैं, क्योंकि मेरी एक्सरसाइज होती थी इसलिए जरूरत नहीं थी। आयरन मैन में अभी क्या होगा, 2 किलोमीटर की स्विमिंग, 90 किलोमीटर की साइकिलिंग और 21 किलोमीटर की रनिंग साथ में होगी, जो 8-8.5 घंटे में पूरी करेंगे। तो उसकी ट्रेनिंग अलग होती है, तब प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। तो फिर तब उसमें आजकल ब्राउन राइस और प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर के वो जैसे ट्रेनिंग बढ़ती ले सकते हैं। बट आप सभी के लिए, चूँकि आप लोग की एक्सरसाइज की मात्रा कम है, आप लोग को बाहर से लेके मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मेरे परिवार का। उन्होंने घर पे एनवायरनमेंट क्रिएट किया कि हम लोग ये सब दिशा में जा सकें, और मेरी वाइफ का, बच्चों का, भाई भाभी का, क्योंकि उनका सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी है। ये दोनों वेबसाइट जिनसे मैं बहुत सीख रहा हूँ, SSY मनोज सर, जिनके इससे मुझे अभी भी बहुत एनर्जी और बहुत सीखने को मिलता है। डॉक्टर ब्रूक गोल्डर और नील बर्नार्ड ने बहुत ही बढ़िया काम किया है कि यूट्यूब भी आप सुन लेंगे तो आपको बहुत नॉलेज मिल जाएगा। ये दोनों डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर ब्रूक गोल्डर और डॉक्टर नील बर्नार्ड। यूट्यूब पे भी कई वीडियोस टॉक्स हैं, बहुत नॉलेज मिलेगा। धन्यवाद। चीज़ें बेकरी, फरसा, नमकीन, ब्रेड, बिस्किट, चिवड़ा, चिप्स, खाकरा फाफड़ा सब बंद कर दीजिए। वो तो नहीं करता हूँ, हाथ अलावा, और दूध के पदार्थ ये सब टोटल बंद कर दीजिए। ग्रीन स्मूदी लेनी है, पानी की मात्रा बढ़ानी है। एक और चीज़, आजकल जो मेरे पास में पेशेंट कई बार आते हैं हेडेक लेकर, उनका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, तो उसमें हर आधे घंटे में 2 मिनट का ब्रेक स्क्रीन से या रीडिंग करते समय लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। आधे घंटे में 2 मिनट के लिए आप बंद कर दें, उससे भी बहुत आराम है। दूसरा इनमें फियर या चिंता, कोई ना कोई कंसिस्टेंट फियर है। हाँ सर, वो तो इसलिए जो भी हमने बताया है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग।
अगर आप जैसे कि आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, फूड मंत्र से यूज़ कर रहे हैं, आपको रिलैक्स होकर आप रिलैक्स हो। मैं तो खुद महसूस करता हूँ क्लिनिक के अंदर, जब इतने पेशेंट आ रहे हैं, ऑपरेशन चल रहे हैं, कई चीज़ें संभालनी पड़ती है, तब मैं 2 मिनट भी ये चारों मंत्र का प्रयोग कर लेता हूँ, सुबह से विजुलाइज करके आता हूँ, तो बहुत फर्क पड़ता है। आप तो सिर्फ केवल पानी की मात्रा बढ़ाइए, एक्टिवली आप देखिए कि मैं कुछ भी पैकेट की चीज़ नहीं खा रहा हूँ, हरी सब्जी का जूस ले रहा हूँ और दूध का पदार्थ बना रहा हूँ, 2 महीना करके देखिए कितना डिफरेंस आता है। चाय कैसे पिएंगे अगर बिल्कुल भी दूध नहीं मिलाते हैं? काली चाय पीजिए, सोया मिल्क की चाय लीजिए। देखिए क्या होना मैं समझाता हूँ। इतना हेडेक नहीं है, हेडेक बहुत सीवियर है, आपको हेडेक नहीं, आपको मैं बोलूँगा ठीक है चाय आप 6 महीने के बाद में सोचिए, पहले घी बटर पनीर चीज़ जंक फूड बंद कर दीजिए, सलाद ज़्यादा खाइए, हरी सब्जी का जूस पिए, इनमें हमें हेडेक बंद करना है। सर दूसरा जो है इसमें वीगन मिल्क का भी ऑप्शन है, अभी उसका रेडीमेड मिलता है, आप घर पे बना के वो आप ऑनलाइन बहुत बढ़िया वीडियो है अपने शरण की है और नील बर्नार्ड की वीडियो है, जिसमें आप चाय सोया मिल्क से कैसे बना सकते हो, थोड़ी सी रेसिपी अलग है। रेडीमेड पाउडर ही मिलता है, घर में जो निकला तो रेडी है। एंड मतलब बिग फैन ऑफ पाउडर है ये। पाउडर हाँ इसलिए इसीलिए लेकिन आलमंड मिल्क और वो कोकोनट भी ले मिल्क सकते हैं, तो काली चाय पीजिए। ऑलरेडी मिलती है। Sir, being an eye surgeon, what would you suggest for eye health in nutrition? सर बेसिक कॉन्सेप्ट, इफ योर बॉडी इज हेल्दी आईज ऑल्सो बी हेल्दी। मैं लॉन्ग टर्म में कोई भी आई हेल्थ की बीमारियों को मैं देखता हूँ, स्पेशली रेटिना की, डायबिटिक आई डिजीज या हम लोग बोलते हैं डीजनरेटिव होता है, ये सब में पाया गया है रेगुलर एक्सरसाइज। अगर आप रॉ फूड ज़्यादा खा रहे हैं, ग्रीन स्मूदी ले रहे हैं, पानी ज़्यादा पी रहे हैं, ओवरऑल हेल्दी है, तो ये सब बीमारी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। दूसरा ऑब्वियसली है कि हमें वो स्क्रीन एक्सपोजर का बच्चों में रोल ज़्यादा है उसका, कि हमें स्क्रीन एक्सपोजर बच्चों में मिनिमम रखना चाहिए। हमारे इसमें इनडायरेक्ट नुकसान होता है, अगर हम ज़्यादा स्क्रीन पर तो फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, हम ज़्यादा स्क्रीन पर है तो हम लोग क्या खा रहे हैं हमको वही नहीं मालूम पड़ता, तो क्वान्टिटी रेगुलेट होती है। हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए आपने महसूस किया कि लास्ट 4-5 साल में मुंबई में करीब करीब हर साल एक तूफान आंधी आ रही है। उसके पहले कभी सुना था इतना कॉमन थी? मैं तो आज 40 साल का हूँ, 40 साल से मुंबई में रहता हूँ, तो अभी हर साल मतलब 2-3 दिन पीएमसी का आता है कि तूफान आने वाला है, आने वाला है। हमें भी मालूम है कि समुद्र का लेवल बढ़ता है, उसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण है कि झाड़ कम बचे, जंगल कम बचे, पेड़ कम बचे। क्यों पेड़ काटे जा रहे हैं? पेड़ काटे जा रहे हैं क्योंकि उपजाऊ जमीन चाहिए। उपजाऊ जमीन किसके लिए चाहिए? क्योंकि हमें अनाज उगाना है। 90% जो अनाज उगता है वो पशु के लिए एनिमल। क्यों एनिमल? क्योंकि जो चिकन है, अपना बकरियां है, या जो कि गाय भैंस है, उनके लिए, क्योंकि हमें चिकन ज़्यादा खाना है, अंडा ज़्यादा खाना है, या गाय भैंस का दूध चाहिए। भारत विश्व में पहले 3 बीफ एक्सपोर्टर में आता है। बीफ क्या होता है? जो मांस गाय भैंस से मिलता है। हमारे यहाँ पर कितने जन खाते हैं गाय भैंस का मांस? आदि को अधिक। तो जो गाय दूध देती है, माँ का भी दूध देती है, जब प्रेग्नेंट होती है उसको जबरदस्ती प्रेग्नेंट किया जाता है। 3-4 बार प्रेग्नेंट हो गई, उसके बाद में उसका काम खत्म, उसको कत्ल करने भेज दिया जाता है या उसको कुछ क्योंकि उसके बाद उसको पालन करना आर्थिक रूप से सही नहीं है। जो बच्चा पैदा होता है वो अगर नर हो,
मेल तो उसको मार दिया जाता है, उसमें भूसा भर के उसके बाजू में भूसा बच्चा बोल के रखते हैं ताकि माँ बच्चे को लेकर उठे। अगर माता होती है फिर तो उसको पालन पोषण करके पढ़ाते हैं, क्योंकि उसको वही चक्रव्यूह से गुजरना है। आप सोचिए, एक तो जबरदस्ती एक लेडी को प्रेग्नेंट किया जाता है, बच्चे को दूर किया जाता है और हर साल तो वो जो इतना बीफ का किधर प्रोडक्शन हो रहा है, इतना सस्ता बीफ क्यों बन रहा है इंडिया में कि एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा दूध का कंजम्पशन, अगर हम दूध की मात्रा कम करेंगे हमारा स्वास्थ्य तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हम इनडायरेक्टली जो भाग बन रहे हैं मांस के उत्पादन में वो भी कम होगा, ज़्यादा पेड़ बचेंगे। 1 किलो मांस बनने के लिए शरीर में 100 किलो अनाज लगता है। वो 100 किलो अनाज हमारे लिए कितने साल चल सकते हैं। तो अगर पर्यावरण को बचाना है तो हमें दूध का, मांस का सेवन करना है। और ये सबसे बड़ी चीज़ है कि जो कोई भी कहना नहीं चाहता। और इंडिया लेदर के उत्पादन में भी टॉप 3 में आता है, क्योंकि सस्ता मांस इधर से मिलता है, चमड़ी इधर से मिलता है, वही गाय से जो मिलती है। और आप कोई अगर आपके परिचित हो डेयरी वाले, मेरे तो पेशेंट्स है क्योंकि मेरे मराड़ में ही क्लिनिक है, आगे के कई आते हैं मेरे को, जिनसे मैंने बात की है, जिनसे मैं घुल मिल गया था, जिन्होंने विश्वास नहीं करना, हाँ डॉक्टर साहब जो तो अपने को साफ करना है तो कहाँ करना पड़ेगा? भीतर से सफाई करनी पड़ेगी। घर में 4 बार सफाई करते हैं, 2 बार स्नान करेंगे, ये डालेंगे वो डालेंगे, सब करते हैं, लेकिन भीतर का कचरे का क्या? तो डॉक्टर साहब ने बताया है, अद्भुत है सर, आपने बताया है। मैं तो आपको 4वीं 5वीं बार सुनता हूँ, लेकिन हर बार अटेंड करता हूँ, कंप्लीट अटेंड करता हूँ। और जहाँ तक दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स की बात है सर, पूरे इंडिया में मुझे बुलाते हैं इसके लिए, सबसे छुड़वाने के लिए, हर कोई आगे रोज भी ले लेता है छोड़ने के लिए। उसका पूरा प्रेजेंटेशन होता है, करीब 1-1.5 घंटा चलता है, एंड ऑल वीडियोज एंड एवरीथिंग इज देयर। तो डॉक्टर साहब ने बताया, बता देता हूँ कि दूध और डेयरी की प्रोडक्ट्स की बात है, एक स्त्री को दूध आता है या माँ को आता है? किसको आता है? माँ को। बराबर है। और टेम्पररी डाइट है, तो एक छोटे बच्चे के लिए डाइट है, हमारे लिए नहीं है। तो दूध कभी भी एडल्ट डाइट नहीं बन सकता, ये हमने सबसे बड़ी भूल कर दी। और लिया तो लिया, किसका लिया? जानवर का लिया, जिसका फिजिकल और मेंटल ग्रोथ हमारे साथ कोई तालमेल ही नहीं खाता है। उसका फिनोमिनल 500 किलो है, हम 60-70 किलो की है, वो 1.5 साल में एडल्ट बन जाती है, हमको 15-16 घंटा लगता है, कुछ भी मैच नहीं होता है। और बताने जाओ तो बहुत लंबा है, लेकिन एक चीज बता दूं, कहीं भी शुद्ध हमारे शास्त्रों में या धर्म में दूध और डेयरी की महिमा नहीं है। कृष्ण जी ने भी जो नाम से हम जो लेते हैं वो गलत है। कृष्ण जी क्या थे? गोपाल थे। गोपाल का मतलब ही हमारे पास सर गलत दिया गया। गोपाल का मतलब है जो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करे, मन और बुद्धि को वश में करके आत्म उन्नति के मार्ग में जाए, उसको गोपाल कहते हैं। नहीं कि गाय पालन। हमने गाय पालन बना दिया और 2-4 फोटो वगैरह बना दिए, तो गोपालन पूरी भगवत गीता पढ़े, कहीं भी दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स का नाम नहीं है। अगर होता तो कृष्ण जी ने लिखा होता, कहीं भी नहीं है। और जहाँ तक मैंने जितने भी रिलीजन सर स्टडी किए हैं, जैनिज्म की बात करूँ तो भगवान महावीर स्वामी ने बहुत स्पष्ट बताया, इसको छोड़ो, दूध दही घी मक्खन क्लियर लिखा है, मल्टीपल सूत्र, लेकिन वही जैन सबसे ज्यादा दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स खा रहे हैं। तो जैन धर्म के नाम से भी हमको गुमराह किया है। नाइदर क्रिश्चियनिटी नाइदर इस्लाम में एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट का कहीं भी उल्लेख नहीं है, सभी में जो है जी दया की बात की गई है। तो हमें दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स एथिकल रीजंस के लिए भी छोड़ना है। हेल्थ के लिए तो है, लेकिन एथिकल रीजन के लिए और एनवायरनमेंट के लिए छोड़ना बहुत ही जरूरी है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि 90% हमारी फार्मिंग किसके लिए हो रही है? वो जानवरों को पोषण देने के लिए। तो हमारी कितना जंगल चला गया, कितना पानी चला गया। और भारत जो है एक शाकाहारी देश है और मांसाहार का एक्सपोर्ट करता है, नंबर 2 पे है।
अब ब्राज़ील नंबर 1 पे है एंड शॉर्टली इट विल ओवरटेक द वे इन द गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग दिस शाकाहारी देश। और सबसे सस्ता किसका बिकता है? मांस, गाय का मांस आधे भाव से भी कम में बिकता है। बकरी का अगर लेने जाए उससे आधे भाव से भी कम है, क्योंकि मजबूरी है, इतना सारा प्रोडक्शन निकलता है तो उतना बेचना पड़ेगा। और सर आरटीआई की रिपोर्ट है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मीन्स कृत्रिम गर्भाधान, अगर आप उसकी मैं वीडियो बताता हूँ लोग देख नहीं पाते हैं, शॉर्ट में दिखाता हूँ। 8 करोड़ से ज़्यादा गाय भैंसों का कृत्रिम गर्भाधान होता है हर साल इंडिया में। अगर भारत में कुछ हो जाए, भारत में खाली 27 लोगों की जान गई, बहुत दुखद घटना है, पूरा युद्ध का माहौल हो गया। यहाँ 8 करोड़ गाय भैंस, वो भी हमारे जैसे जीव है, हर साल कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाया जाता है, वो हमारी दूध की वासना पूर्ति के लिए। और जितने जानवर पैदा होते हैं उसमें से उतने जानवर को मारा भी जाता है, तो ये इक्विलिब्रियम रहेगा। भारत आजाद हुआ तब भी 30 करोड़ की बस्ती थी, आज भी 30 करोड़ की बस्ती है। दूध का प्रोडक्शन तो अनेक गुना बढ़ गया। 5 करोड़ से भी ज़्यादा गाय भैंसों की कत्ल होती है, 5 करोड़ से ज़्यादा गाय भैंसों की कत्ल होती है। 5 करोड़ का मतलब क्या आपको समझ में आया? उस पर गवर्नमेंट क्यों नहीं कुछ करती? हाँ, गवर्नमेंट क्यों नहीं कुछ करती? गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी, कोई भी गवर्नमेंट आए कुछ नहीं होगा। जागना हमको है, हमको ही करना पड़ेगा, तो ही हो पाएगा। कोई भी गवर्नमेंट है वो अभी पॉलिटिकल फोर्सेस से ड्रिवन है, कमर्शियल इक्वेशंस है, बड़ी बड़ी लॉबीज है, तो कभी भी अलाउ नहीं करेगी इसको बंद होने के लिए। जागना हमको ही है। 5 करोड़ का मतलब क्या है? कितना पॉपुलेशन हो गया, आप सोच नहीं सकते। रोज की कितनी गाय भैंसों की कत्ल होती है, तो इतनी हिंसा होगी। वो भी जानवर की चीख निकलेगी कि नहीं, उसकी आह निकलेगी कि नहीं, वो चीख और उसकी आह कहीं ना कहीं ब्रह्मांड में जाएगी कि नहीं, वो रिटर्न में आएगी कि नहीं। तो इतना बड़ा पाप हम कर रहे हैं दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स के नाम पे। आप जानवर का कृत्रिम गर्भाधान करो, उसको पालो, उसका दूध निकालो या वितरण करो, या आप घर में पकाओ, बनाओ या खिलाओ, आप सभी को लगने वाला है, कोई बचने वाला नहीं है। अरे वो तो हम लोग तो नहीं निकालते, वो तो हमको लाके देता है, नहीं, आप भागीदार हो। अगर आप नहीं खरीदोगे तो ये बिजनेस चल सकता है? बिल्कुल नहीं चल सकता है। जब तक दूध पीते हैं तब तक मांसाहार बढ़ेगा, क्योंकि मांस सस्ता हो गया और जो भी है चमड़ा बिकेगा। और अभी तो आपने देखा है करीब करीब ज़्यादातर दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स नकली ही आते हैं। तिरुपति मंदिर में से क्या मिला? लड्डू कैसे थे? कौन से लड्डू थे? फिर क्या किया, किसी ने कुछ किया? ये चर्बी वाला घी खाता है इंडिया, बिल्कुल। ये जो आपको जो मिलता है ना 400-500 रुपये किलो में, पॉसिबल ही नहीं। अगर दूध का ही बनाए तो 2500 से नीचे नहीं मिलता है। आज 200-250 रुपये में मिलता है। मंदिर में जितना भी दिए जलते हैं सब चर्बी वाले घी से जल रहे हैं, सबको पता है, कोई नहीं बोलेगा, कोई पॉलिटिशियन नहीं बोलेगा, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बोलेगी, कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूट भी नहीं बोल रहा है, सभी चुपचाप बैठे हुए खुद ले रहे हैं, बोलेंगे कैसे? तो जागना हमको ही है। ये क्या यूज करें? घी नहीं तो फिर छौंक लगाने के लिए कुछ भी तो, हाँ, तो तेल में लगाएं, क्या करें? आप कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हो, सोया तो नहीं, आप ऑलिव भी यूज कर सकते हो। ऑल द ऑप्शंस आर देयर, बट यू कैन नॉट एक्सेप्ट कुकिंग होती है हाँ, वो आप देखिए, ट्राई करो। यू डोंट नीड ऑयल फॉर हेल्थ, तो आपको धीरे धीरे विदाउट ऑयल कुकिंग पे आप जाइए। छौंक वगैरह के लिए छौंक भी बिना ऑयल की छौंक होती है। देखिए ये जो है ना हमारे मैन-मेड साइंस का एक रिप्रोगेशन है, आपको उसमें से कंसल्टिंग करनी है तो आप उनको मिल सकते हैं। बाकी जो है वो तो बताएंगे, आपको सुन लीजिए। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और मैं यहाँ पे ट्यूसडेज और फ्राइडेज को बैठती हूँ दोपहर को। एंड अगर आपको कंसल्टिंग करनी है तो आप वहाँ पे आ सकते हैं। एंड आई डील विद वुमेन एंड चिल्ड्रन के प्रॉब्लम्स में ज़्यादा मतलब देखती हूँ। और मोस्टली सबको क्या लगता है कि साइकोलॉजिस्ट के पास वो जाते हैं जो पागल होते हैं,
रिव्यू करती हूँ। फिर वुमेन का कैसे हो जाता है कि वो क्या करती है कि अपने खुद के प्रॉब्लम्स सब दवा के अंदर रख देती है। दे डोंट वांट टू, मतलब दूसरों के साथ शेयर नहीं करेंगी और मतलब दूसरों का पहले सोचेंगे, क्योंकि हमें ऐसी कंडीशन कर दिया है एज वुमेन की, अपना खाना भी बाद में खाएंगी, पहले बच्चों का देखेंगे। तो इमोशनल प्रॉब्लम्स है, कुछ है, और फिर वो दूसरों के साथ शेयर करेंगे तो कैसे हो जाता है कि अरे वो हमें जज करेंगे, हमारे बारे में क्या सोचेंगे, तो मैं सब अंदर दबा रही हूँ। तो काउंसलिंग में कैसे हो जाता है कि मैं आपको जज नहीं करने वाली, आप वहाँ आपके कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी मतलब लिटरली कुछ भी, आपको रोना है, कुछ इमोशंस एक्सप्रेस करने हैं। तो काउंसलिंग का पर्पस क्या है, जो अंदर सब दबा के रखा है सालों से, वो सब बाहर निकाले। तो उसका मतलब ये है कि पागल होने की ज़रूरत नहीं है काउंसलर के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास जाने के लिए। और मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल दे रही हूँ कि सपोज आप कहीं जा रहे हो और गिर गए और पैर को लग गया, तो हम लोग दवाई लगाते हैं, आप ऐसे ही छोड़ोगे तो थोड़े दिनों बाद वहाँ पे फंस हो जाए। और हमें क्या बोला जाता है कि चीज़ों को ना बाजू में रख दो, अगर आप सोचोगे नहीं उस बारे में तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये सबसे गलत बात है कि आप सोचोगे नहीं ना तो आप तो जमा करके रखोगे, फिर वो फिजिकल हेल्थ में भी इफेक्ट करता है। अगर आप खुद सोच के देखोगे कि आपका कोई स्ट्रेस, आपको किसी भी चीज़ से टेंशन होती है, तो आप अगर मन में भी सोचोगे ना तो आपका कोई बॉडी पार्ट उस समय दुखेगा कि मेरा ये टेंशन है तो मेरा पैर दुख रहा है। मतलब जब आप बहुत ज़्यादा सोचोगे, कभी आप अकेले में बैठोगे और सोचोगे कि ये टेंशन है, तो आप 15-20 मिनट से ज़्यादा सोचोगे ना तो आपको रियलाइज होगा कि कोई तो बॉडी पार्ट है जो दुख रहा है, तो वो फिजिकल हेल्थ पे भी इफेक्ट करता है। और इधर सब मिल्क प्रोडक्ट्स और इसकी बात कर रहे हैं, तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस मिल्क प्रोडक्ट से रिलेटेड, क्योंकि मैं ज़्यादा बच्चों के साथ काम किया है, तो मैं ये बोलूँगी कि अग्रेशन, क्योंकि क्या होता है जब हम वो जैसे गायों को टॉर्चर किया जाता है, डीएनए में से पेरेंट्स के बच्चों में बीमारियाँ आती है, वैसे ही इवन इमोशंस भी आ जाते हैं, ट्रॉमा भी आ जाता है। तो हम जब गाय भैंसों का दूध पीते हैं तो क्या हो जाता है कि वो जिस कंडीशन में वो दूध, उनको जो स्ट्रेस है वो बच्चों में आ जाता है। फिर दूसरा क्या हो जाता है कि मतलब वो सब वहाँ से, मतलब वो फूड से भी आ जाता है। तो इसीलिए मैं खुद भी वीगन हूँ और मैं भी ये बोलूँगी कि जितना हो सके उतना मिल्क प्रोडक्ट्स, मैं ये नहीं बोलूँगी आज के आज बंद करो, क्योंकि मुझे भी खुद बोलूँगी कि 3 अटेम्प्ट्स लगे थे टू टर्न वीगन। तो धीरे धीरे करके कम करके आप बंद करेंगे तो इट इज़ बेटर, क्योंकि मैंने अग्रेशन जैसे ही बच्चों में मिल्क प्रोडक्ट्स कम किए हैं। अभी साइंटिफिकली वो तो डॉक्टर्स बता देंगे कि मतलब कैसे है, बट मेरा खुद को ऑब्जर्वेशन है कि बच्चे आजकल जितना अग्रेशन है बच्चों में, जैसे कि तोड़ फोड़ रहे हैं चीज़ें ये सब, तो जैसे भी उनके मिल्क प्रोडक्ट्स कम हो रहे हैं ना, वैसे उनके अग्रेशन लेवल्स भी कम हो रहे हैं। और दूसरा आपने सुना होगा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। तो ये मिल्क प्रोडक्ट से अपन क्या खा रहे हैं, ग्रोथ हार्मोन्स खा रहे हैं, तो प्यूबर्टी जल्दी आ रही है, बच्चों को, लड़कियों को पीरियड्स जल्दी आ रहे हैं, तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है वो भी मिल्क प्रोडक्ट से हो रही है। तो ये मतलब साइकोलॉजिकली आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें जो है वो ये जो लस्ट बात और में मैं और एक चीज़ जोड़ूंगा कि पहले जो आपको पीरियड्स आते थे, कितने उम्र में आते थे? 15-16 साल के, अभी कितनी उम्र में आ रहे हैं? 11-12 बनी 8-9 साल की बच्चियों को भी पीरियड्स आ रहे हैं, और वो पीरियड रुकते भी नहीं है, नहीं हो तो वाइट डिस्चार्ज भी चालू हो गया है। तो आप लेडीज़ों में जितने भी प्रॉब्लम्स है या जेंट्स में ये जितनी भी वासनाएं भड़क रही है ना कहीं दूध के कारण ही हो रहा है। आप आधा न्यूज़पेपर पढ़ो, क्या है, मोलेस्टेशन है, रेप है, ये है, वो है, दैट इज होल न्यूज़ ऑफ द न्यूज़पेपर इज दैट। कहीं ना कहीं ये कारण, प्रोडक्ट इसका बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि 1.5 साल की उम्र में बच्चा पैदा करने वाली गाय भैंस का दूध पिएंगे तो कुछ ना कुछ असर होगा नहीं। तो ये सब है, तो आप उनको कभी भी चाहिए आप पढ़ना लीजिए, आपके नियर एंड डियर को भी बताइए। तो ये सब, ये बहुत प्रिसीजन, देखो उन्होंने बहुत गहरी बातें बताई है, तो आप लोग को भी समझना है और पूरा फायदा लीजिए। यहाँ के सेंटर का आरती वासु, तो मैं हिंदी, मराठी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेजेस में काउंसलिंग करती हूँ।
बहुत ज़्यादा जरूरी है आज ये बिल्कुल। साइकोलॉजिस्ट की। आपका मोबाइल नंबर भी बता दो पेशेंट आते हैं, मैडम, आपका मोबाइल नंबर बताओ तो नंबर कॉन्टेक्ट। गिव योर अपॉइंटमेंट के साथ में अपॉइंटमेंट या नंबर प्लान। आप ले सकते हो। ओके। ओके। और दूसरा जो है, आप लोग जो है इस प्लेटफॉर्म का पूरा यूज़ कीजिए। आपके छोटे बड़े प्रोग्राम्स हो तो यहाँ ऑर्गेनाइज कीजिए। कोई भी मैरिज एनिवर्सरी या जो भी है, यहाँ पे ये हमारा स्पेशल फूड है, हेल्दी फूड है, न्यूट्रिशियस भी है, टेस्ट भी है, तीनों चीज़ दे रहे हैं हम लोग। तो तीनों चीज़ हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया हमको कुछ मिला है तो हम बांटने के लिए यहाँ आए हैं। और जो बांटता है वही आगे जाता है, प्रगति करता है, क्योंकि ऊपर वाले का नियम है बांटो। तो हमको भी अगर ऊपर वाले के साथ जुड़ना है, प्रकृति के साथ जुड़ना है, तो बांटने के नियम के साथ हमको जुड़ना ही पड़ेगा। वितरण का स्वभाव बनाना ही पड़ेगा। वितरण का स्वभाव है तो बेहतर ऐसे ही क्रॉस हो जाएगी। आप क्या बोल रहे थे डॉक्टर? आपके पास पेशेंट आया था, उनकी कुछ काउंसलिंग से रिलेटेड। काउंसलिंग मैं वही कह रहा था कि साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत बहुत है। तो उसमें जो कह रहे हैं कि शुरुआत में किसी को अगर स्ट्रेस, काउंसलिंग जो लोग करते हैं वो बहुत फ़ायदेमंद होती है, उसकी बहुत ज़रूरत है। जो कह रहे हैं वो मैं उनसे सहमत हूँ कि शुरुआत में हमें ये सब चीज़ों का अपना ध्यान रखना चाहिए। और इसमें यूएस में तो महीनों तक अपॉइंटमेंट नहीं मिलते हैं साइकोलॉजिस्ट के, क्योंकि उधर इसके प्रति शर्म नहीं है कि हम काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं। और जैसे जैसे मैं जब नई जनरेशन देख रहा हूँ और जब मैं उनसे बात करता हूँ तो कई बार आँखों में कुछ नहीं होता, टेंशन के कारण ही आँखों में जो सिम्टम्स आ रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि स्ट्रेस है, एंजाइटी है, बेचैनी है, उसके कारण शरीर में दिक्कत आ रही है। उससे मैं सहमत हूँ। सर मैं यहाँ बता दूँ कि हम लोग तो वर्चुअली फ्री में प्रोग्राम कर रहे हैं। मेरे कुछ पहचान वाले हैं, वो अमेरिका में हैं और काफ़ी पैसे वाले हैं। तो उनको कुछ कर लिया, अराउंड 45 वर्षों उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ। तो वहाँ उन्होंने कैंसर की ट्रीटमेंट करवाई और ऑपरेशन करवाई, वो लोग की। फिर उनको पता था हम क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, क्या डाइट सिस्टम वगैरह। फिर वापस रीअकर हुआ, तो वहाँ वापस गया, उन्होंने कीमो, रेडिएशन वगैरह सब करवाया। तो अपने डॉक्टर ने बोला पॉसिबल ये हमारे पास ये नहीं, कुछ नहीं हो सकता है। फिर और 2-3 हॉस्पिटल में गए। फिर वहाँ पे हिपोक्रेट्स यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे गए। 1 महीने करीब उनको रहना पड़ा उधर, और उसका करीब खर्चा मेरे ख्याल से सेवरल लैक्स में था। मेरे को एग्जैक्ट फिगर याद नहीं, लेकिन मेरे भी 35-40 लाख रुपया था 1 महीने का वहाँ पे। और करवाया क्या, यही डाइट जो हम बता रहे हैं, फास्टिंग करना है, ये जो डाइट लेना है, फ्रूट्स खाना है, सलाद करना है, ये सभी चीज़ उनको बताई। ये काउंसलिंग भी करवाना पड़ता है कि चाइल्डहुड की जो भी पैटर्न स्टोर हुई है उसको भी कहीं ना कहीं मेल्ट आउट करके निकालना पड़ता है। तो दिस इज व्हाट दे हैव डन। वो 35 लाख 40 लाख रुपीस वहाँ लिया था। ऑब्वियसली एनवायरनमेंट अच्छा है, सब बड़ा सेटअप है, सब है, लेकिन वही चीज़ हम लोग वर्चुअली फ्री में बताते हैं, वही चीज़ करवाते भी हैं। तो इसको सीरियसली लीजिए, ऐसा सिंपल मत पकड़िए कि ऐसे लोग क्या है, कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग फ्री में क्यों देते हैं कि ऊपर वाले का स्वभाव है फ्री में बांटो, इसलिए हम लोग देते हैं। और जो चीज़ जिसकी कॉस्ट ही नहीं लगाई जा सकती है तो उसको फ्री में ही देना चाहिए। सूर्य फ्री में अपनी गर्मी दे रहा है, प्रकाश दे रहा है, बरसात अपना पानी दे रहा है, नदी अपना पानी दे रहा है, हवा अपनी ठंडी गर्मी दे रही है। वो भी आपसे कोई एक्सपेक्ट नहीं करते, हम भी आपसे कोई एक्सपेक्ट नहीं करते, बस बांटते हैं तो बांटते रहते हैं। तो जो भी है इसका पूरा सेंटर का एडवांटेज लीजिए। बाहर कुछ किताबें और कुछ चीज़ें हैं जिसको खरीदना